हमारी ही तरह एक आम लड़का जो अपनी ज़िंदगी से परेशान था, फिर उसकी ज़िंदगी में आती है ना लड़की नहीं, एक सिस्टम जो उसे कहता है कि तुम जितने ज़्यादा पैसे उड़ाओगे, मैं तुम्हें उतने ज़्यादा पैसे दूंगा। अब पैसे उड़ाने के चक्कर में ये करोड़ों की कंपनी खड़ी कर देता है, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि इसके पास प्रॉफिट आते जा रहा होता है और इसे पैसे उड़ाने रहते हैं, मगर इसका पैसा तो बनते जा रहा था। ये है पे, एक बहुत ही नल्ला निठल्ला बंदा जो कि अपने ऑफिस के लिए लेट हो गया था और भाई किसी भी तरीके से ऑफिस पहुंचता है, लेकिन फिंगरप्रिंट भी तो डालना था, तो एकदम हीरो की तरह उड़ के जाता है, मगर बुड़बक कहीं का गिर जाता है। फिर यहाँ पे कुछ खाना वाना मंगाता है। ऑफिस के टाइम में भी ये पता है गेम खेलते रहता है, तो इसका बॉस ना इस पे बहुत शक करता है, तो वो जब भी आता था तो ये स्विच कर देता था और दोनों के बीच में बहुत चूहे बिल्ली वाला खेल यहाँ पे चल रहा होता है भाई, बार बार ऐसे करते टाइम बीत जाता है और फिर फुल ऑन एनर्जी में आ जाता है, क्योंकि अब तो घर जाना रहता है। अब तो कोई बॉस का माई का लाल भी मुझे नहीं रोक सकता है, बस यहाँ से जाऊंगा और गेम खेलूंगा मस्त। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि बॉस कहता है कि तुम्हें ओवर टाइम करना और यहीं पे रुको, मुझे कॉपीज चाहिए। तो ये कहता है कि सुन बे बुढ़ाऊ, तुम मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, समझे, और तुम बस मेरे मालिक हो नाम के लिए, ठीक है। मैं काम करता हूँ तभी तुम्हें भी पैसे मिलते हैं, समझे, और मैं जा रहा हूँ यहाँ से, बाहर में जाओ तुम और तुम्हारा काम। और लड़की को आंख भी मार देता है, लेकिन ये सब बस वो सोच रहा था, असली में थोड़े ऐसा हो सकता है। बॉस ने तो उसे रोक दिया था और वो यहाँ पे रुकता है, सबसे लास्ट तक रुकता है भाई। यहाँ पे फोन में मैसेज आता है अमीर बनने का मैसेज, और सोचता है कि ये क्या बेकार सा फालतू सा मैसेज आया हुआ है अमीर बनने का, मतलब अजीब सा। और फिर फोन रिंग होने लगता है। यहाँ पे फोन को देखता है तो अजीब अजीब वाइब्रेशन हो रहे होते, फोन कचरा में गिर गया रहता है। अचानक से क्या होता है कि फोन के अंदर से बहुत सारी अजीबोगरीब तालिस्मा निकलने लगते हैं बाहर में, और बहुत ही अलग सा हो जाता है। यहाँ पे उसे कुछ पता नहीं रहता और लगता है कि ये किसी अलग ही पोर्टल में उसे खींच लाते हैं। यहाँ पे उसका दोस्त यांग रहता है, कहता है कि उठ जाओ, हमें जाना होगा, वरना डीन अटेंडेंस लेगा, तुम नहीं रहोगे तो तुम्हें एब्सेंट कर देगा। लेकिन ये सोचता है क्या डीन, अरे ये मैं अपने कॉलेज के दिनों में कैसे पहुंच गया। लेकिन एक मिनट, जहां तक मुझे याद आ रहा है मैं तो काम में था और मैं कॉलेज तो बहुत साल पहले पास कर चुका हूँ, लेकिन मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। वैसे मुझे याद है कि जब मैं कॉलेज में था तो डीन ने कभी भी हमारा अटेंडेंस नहीं लिया था। हाँ, एक बहुत ही अच्छे सर थे, वो कहते थे कि कोई बात नहीं, अगर नहीं भी आओगे तो चलेगा, मैं तुम्हारा अटेंडेंस लगा दूंगा। लेकिन वो एक नंबर का शैतान था, लास्ट में उसने मुझे फेल कर दिया था। तो अब मैं यहाँ पे कैसे पहुंच गया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अचानक से हम देखते हैं कि इसके सामने एक पैनल खुलता है और ये बंदा होता है रिची, बहुत ही रिच बंदा रहता है, और कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें इतना ज्यादा अमीर बना दूंगा। और सोचने लगता है कि क्या, तो ये कहता है कि देखो तुम्हें कुछ टास्क पूरे करने पड़ेंगे, मतलब तुम्हें ना अपना लॉस करवाना पड़ेगा, तब तुम प्रॉफिट कर सकते हो, मगर कुछ ऐसा चीज तुम्हें खोलना पड़ेगा। ऐसे ही मैं तुम्हें अमीर नहीं करने वाला हूँ, ठीक है, तो तुम्हारा लॉस का रेशियो प्रॉफिट से ज्यादा होना चाहिए, तभी काम बन पाएगा। तो सोचता है कि क्या मैं काम करूंगा, लेकिन फिर वो उसे एक चेतावनी भी देता है कि जो मेरा सिस्टम है तुम इसके बारे में किसी को भी नहीं बताने वाले हो, ठीक है। तो कहता है ठीक है, और फिर यहाँ पे सोचने लगता है मैं गेमिंग कंपनी खोलूंगा, क्योंकि गेमिंग कंपनी हमेशा लॉस में रहती है ना, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। मैं आराम से लॉस में चला जाऊंगा, प्रॉफिट तो होगा ही नहीं, मस्त आराम से रहूंगा, क्या कहते हो यहाँ पे। तो रिच कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक टाइम लिमिट दे दूंगा सेट करके, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने किसी को भी इसके बारे में बताया ना तो मैं तुम्हारी चड्डी उड्डी सब उतार दूंगा, और उतार उतार के मारूंगा, बहुत बुरी तरीके से मारूंगा, समझे। तो कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। और ये टाइम लिमिट रहता है 13 दिन का, तो 13 दिन में इसे एक गेम डेवलप करना पड़ेगा। अब सोच के ये हैरान हो जाता है, क्या 13 दिन के अंदर भाई गेम कैसे डेवलप होगा, ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और उतना में उसका दोस्त आता है तो बोलता है कि क्या यार वो गेम डेवलप हो सकता है क्या कोई। तो कहता है कि हाँ, गेम डेवलप करना आसान है, आजकल तो ऐसे ऐसे डेवलपमेंट आ चुके हैं कि तुम आराम से एक दिन में ही गेम डेवलप कर सकते हो, बड़े आराम से। अब ये सोच रहा होता है कि एक बोरिंग सा गेम बनाऊंगा, बोरिंग सा गेम बनाऊंगा तो कोई खरीदेगा नहीं, और कोई खरीदेगा नहीं तो जो मुझे टास्क मिला है मैं उस टास्क को कंप्लीट कर दूंगा बहुत ही जल्दी। लेकिन ये गेम थोड़ा ऐसा बना रहा होता है, बहुत ही डिफिकल्ट टाइप का गेम बनाता है कि मतलब 8 घंटे गेम खेलना पड़ेगा, कोई पाउज वॉज बीच में नहीं हो सकता, पाउज करेंगे तो गेम ओवर हो जाएगा वहीं पे। और इसे थोड़ा सा रियल लाइफ पे बेस बनाता है, बोलता है डिस्क्रिप्शन में ये कि आपको अपना रियल लाइफ झलकेगा। तो ऐसा ही करके ये एक फालतू सा गेम बनाता है, मतलब इतना ज्यादा फालतू था, और इसका कीमत बस 1 रुपया रहता है, बस 1 रुपया आपको इस गेम को चाहिए। और फिर सोच रहा होता है कि चलो अच्छा, अभी तक किसी ने मेरा ये गेम खरीदा नहीं है, तो अभी कुछ दिन बाकी रहते हैं, तो आराम से अपना टाइम पास कर रहा होता है कि जैसे दिन बीतेंगे मुझे 50,000 रुपये मिल जाएंगे। वाह, 13 दिन में 50,000 रुपये आराम से मिल जाएंगे। और यहाँ पे ये लोग इसके दोस्त रहते हैं, ये दूसरी टीम से कॉम्पीट कर रहे होते हैं, ये लोग कोई दूसरा गेम खेल रहे होते हैं। तो यहाँ पता लगता है कि दूसरे गेम में तो ये लोग बहुत ही बुरी तरीके से हार रहे होते हैं, मतलब जीत ही नहीं पा रहे थे, एकदम पूरी तरीके से हार चुके रहते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि अरे पे, कहीं तुम बोर तो नहीं ना हो रहे हो, हम लोग गेम खेल रहे हो तुम ऐसे लेटे हुए हो। लेकिन वो कहते हैं नहीं नहीं, मैं बहुत ज्यादा मस्त हूँ, मैं आराम से हूँ, तुम लोग मेरी टेंशन क्यों लेते हो, मैं बहुत ही ज्यादा चिल बंदा हूँ, मैं तो आराम से यहाँ पे लेटूंगा, क्योंकि ये तो किसी और चक्कर में आता है। और याद कर रहा होता है कि जैसे मेरा कॉलेज खत्म हुआ, मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया, तो मैंने बहुत सारे गेम खरीद लिए, क्योंकि मेरा बचपन से ना भाई सपना है मैं गेम खेलूं, बहुत सारा गेम खेलूं मस्त, जैसे हर किसी का सपना रहता है, मगर फिर काम आ जाता है तो लोग कभी खेल नहीं पाते हैं।
तो वही ये अभी फ्री में रहता है कि पैसे आ जाएंगे, मस्त आराम से खेलूंगा। अब मेरे पास एक मौका है कि मैं बहुत अमीर बन सकता हूँ, मजे करूंगा भाई। इस दुनिया में आखिर रखा क्या है, गेम खेलूंगा, पैसे कमाऊंगा, पैसों में नहाऊंगा, पैसों में अंधा हूँ। लेकिन यहाँ पे ये एक रहता है भाई, यूट्यूबर स्ट्रीमर कह सकते हो, जो कि फालतू गेम्स का स्ट्रीम करता था। मगर इस बंदे की खास बात ये है कि इसका सब्सक्राइबर ही नहीं रहता है, इसके व्यूज तो घंटा भर नहीं आते हैं, बिल्कुल मेरी तरह। और फिर बेचारा बहुत टेंशन में था कि कोई बुरा गेम मिल जाए तो मैं उसका और भी ज्यादा बुरा ही करूँ, रोस्ट कर दूँ उस बुरे गेम को। और बेचारे के खाने के भी लाले पड़े हुए थे जैसे मेरे पड़े हुए हैं। लेकिन बात यह है कि मेरे पास गर्लफ्रेंड है और इसके पास नहीं है, तो इसे गेम मिल जाता है, वही गेम, और देखता है कि ये कैसा फालतू गेम है, चलो खेलता हूँ। तो ये इस गेम को खेलता है, तो ये गेम उतना कुछ खास नहीं, नॉर्मल स्ट्रीट रेसिंग गेम रहता है। लेकिन यहाँ पे भाई थोड़ा भी ब्रेक लगाने की कोशिश किया, कुछ भी किया, तो दूसरा कंसोल से खेलता है। तो दूसरा कंसोल में भी ये हो रहा था कि बार बार गेम ओवर हो रहा था, तो इसे गुस्सा आ रहा था। यहाँ तक कि ये गेम को पॉज करना भी चाहता था, क्योंकि एक ऑफलाइन गेम रहता है तो ऐसे पॉज कर सकते हैं। तो क्या होता है कि ये भी नहीं हो रहा था, मतलब आप गेम पॉज करिएगा तो आपका गेम ओवर हो जाएगा। तो कहता है कि अब मैं इस गेम को खेल के ही रहूंगा, पूरे 8 घंटे खेल के रहूंगा, बस मेरा दिमाग खराब हो गया है। तो उसके बाद भाई पूरी अपने जी जान लगा देता है, पूरा एकदम गेम खेलने में लगा देता है कि हाँ पूरे इस 8 घंटे को। और सोच रहा होता है क्या ये गेम सही में मेरी लाइफ से जुड़ी हुई है, मुझे ऐसा सही में लग रहा है, पता नहीं क्या महसूस हो रहा था बुड़बक को। लेकिन फिर लास्ट में गेम खत्म हो जाता है, गेम इसने एंड कर दिया था, उसमें लिखा हुआ था कि मुबारक हो, आपने अपने जिंदगी के 8 घंटे गवा दिए। और भाई ये सब सुनने के बाद तो वो बंदा इतना ज्यादा गुस्से में आ जाता है, इतना ज्यादा स्ट्रेस में आ जाता है कि उसने गेम के बारे में बहुत बुराई की थी। दूसरी तरफ हमें पे को दिखाया जाता है, सोच रहा था कि वाह मेरा गेम तो किसी ने डाउनलोड नहीं किया होगा। और यहाँ पे रिची भी आ गया था, कह रहा होता है कि आइट तुम्हारा लॉस तो ठीक जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, क्योंकि कुछ बंदे जो रहते हैं वो गेम के बारे में बात कर रहे थे। फिर इसे पता लगता है कि इसका गेम तो रातों रात हिट हो चुका है भाई, बहुत ज्यादा हिट हो चुका है। मतलब सिर्फ 1 रुपए में 8,000 लोगों ने इसका गेम खरीदा है और बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है। वो धीरे धीरे करके एकदम ऊंचाई को छू रहा है। और इसका दोस्त भी गेम खेल रहा होता है, कह रहा होता है कि यार देखो ना, किसी यूट्यूबर ने जानबूझ के मतलब इसका बेकार में रिव्यू किया। मतलब वैसे गेम तो खराब ही है और उसका काम है बेकार गेम्स को रिव्यू करना, लेकिन वो कह रहा है कि इतना ज्यादा खराब गेम है कि कोई मत खेलो। अब यही चीज लोगों को ट्रिगर कर रही है कि आखिर उस गेम में इतना ज्यादा खराब है क्या कि चलो खेला जाए। और वैसे भी 1 रुपया का तो बात है, 1 रुपया में तो बहुत कुछ आ जाता है, तुम लोग जानते हो। तो ये गेम कौन सी बड़ी बात है। और देख सकते हो कि यहाँ पे टॉफी के बदले गेम खेला जा रहा होता है, बताओ। और फिर भाई गेम सोच रहा होता है कि धक तेरी की, ये सब यहाँ पे क्या हो रहा है। मैंने तो यहाँ पे कितना सारा सोचा था भाई तेरी की, मेरा तो एकदम प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है, बहुत पैसे कमा लिए थे भाई ने। लेकिन पता है वो पैसे इसे नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि जो सिस्टम पैसा देगा वही पैसा इसे मिलेगा। ऐसे ये पैसा कमाएगा तो ये पैसा नहीं मिलेगा, वो उसका लॉस में चला जाएगा, ठीक है। तो और ये बेकार में जा रहा होता है। और फिर हमें एक लेडी को दिखाया जाता है, वो लेडी अपने बॉस से कहती है कि बॉस एक नया कंपनी ने अपना गेम खोला है और उस कंपनी का नाम बहुत ही ज्यादा अजीब है, केला कंपनी। और मुझे लगता है कि वो काफी हाई रैंक पे चला जाएगा, लेकिन उसका बॉस को पता नहीं क्या हो जाता है कि वो उसे कंपनी से ही निकाल देता है। सो पे अब देख रहा होता है कि आखिर पैसे कैसे गवाए, मगर किसी ने भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। मतलब किसी ने इस क्वेश्चन का आंसर किया ही नहीं था, क्योंकि लोगों को अपने पैसे थोड़े गंवाने रहते हैं, उन्हें तो अपने पैसे बढ़ाने रहते हैं। तो ये कुछ और ही सोच रहा होता है, क्योंकि इसका प्रॉफिट कन्वर्जन इसका लॉस से ज्यादा रहता है, और लॉस अगर कम रहेगा तो भाई ये पैसे नहीं कमा सकता। अभी इसके पास बस 700 ही रुपए रहते हैं, भले इसने 70,000 गेम में क्यों ना कमाया हो, बस 700 ही इसके पास प्रॉफिट बचा हुआ रहता है, समझे। तो जितना ज्यादा लॉस उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो अब सोच रहा होता है कि यार मुझे क्या करना चाहिए। उतनी देर में इसका दोस्त आता है और कहता है कि चल ना यार मजे करते हैं, चलो गेम खेलते हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पे मजा आने वाला है। लेकिन कहता है कि नहीं मैं नहीं खेलने वाला हूँ गेम। लेकिन फिर यहाँ पे खेलना शुरू करता है और यांगी यहाँ पे सबसे गंदा गेम खेलता है, मतलब हमेशा हार जाता है। इसकी वजह से इसकी टीममेट्स इसे बहुत डांटते हैं। लेकिन फिर पे को एक आइडिया आ जाता है बहुत ही मस्त, क्योंकि ये हमेशा गेम हारता था। इसके दिमाग में आइडिया बड़ा जबरदस्त आया था कि ये यांग को अपना पार्टनर रख लेगा और ये लोग मिलके एक वापस से नया गेम बनाएंगे। और बहुत ज्यादा लॉस होगा, क्योंकि यांग तो ऐसे भी बेकार रहता है और इसे नींद ही नहीं आ रही थी। तो सोचता है कि यार मेरे प्यारे दोस्त तुम्हें देख के तो मेरे अंदर खलबली सी मच रही है। लेकिन वो गलत समझ लेता है कि आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। वो इतनी जोर का चिल्लाता है पूरा अपार्टमेंट ही उड़ जाता है। अब सुबह भी वो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था, मतलब उसके पीछे पीछे ही रहता है जहां भी जा रहा होता है। और फिर भाईचारा ऑन द टॉप चल रहा होता है। नहीं ये देखो यहाँ पे रगड़ा रगड़ी चल रहा होता है, मतलब गाल में रगड़ा जा रहा होता है। और फिर वो उससे बहुत ज्यादा प्यार कर रहा होता है कि तुम ही तो मेरे प्यारे दोस्त हो। और फिर काफी गुस्से में यांग उससे कहता है कि तुम्हें चाहिए क्या। तो कहता है कि मुझे तुम चाहिए, चलो ना चलते हैं यहाँ पे साइड में, बहुत मजा आएगा, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा, आ जाओ आज चलो, आज हम लोग बहुत ज्यादा मजे करेंगे। तो कहता है कि आगे तुम्हें क्या चाहिए। तो बोलता है कि मुझे गेम बनाना है, समझे। तो कहता है कि नहीं गेम बनाने में पैसा खर्च होगा, बेकार होगा। लेकिन फिर वो बताता है कि वो जो गेम अभी पॉपुलर हुआ है रोड साइड गेम, उसे मैंने ही डेवलप किया है, तुम चाहोगे तो मैं तुम्हें हर महीने 3,000 रुपए दे दूंगा। और 3,000 बहुत ज्यादा होते थे। तो ये मान जाता है, कहता है कि अरे तुम ही तो हो मेरे भगवान, आ जाओ बताओ कहाँ चलना है, बाथरूम में या फिर रूम में। तो कहता है कि चलो गेम बनाने के लिए चलना है हमें। तो उसके बाद भाई वो पूरा एकदम
जावा का जितना भी होता है सब लेके आ जाता है, जो भी गेम बनाने के लिए ज़रूरी रहता है। और पे सोचता है कि भग तेरी की बुड़बक कहीं का, मुझे तो गेम को फेल करना है, आखिर ये गेम को इतना अच्छा बनाने की कोशिश क्यों कर रहा है, मुझे तो गेम को बकवास बनाना है। क्योंकि इसके दिमाग में यही था। और यांग सोच रहा था कि बढ़िया बनाना है, लेकिन सो जाता है और ये काफ़ी खुश रहता है कि अच्छा है, सो सो, तुम अगर सोते रहोगे तो मेरा पैसा बर्बाद होगा, जितना मेरा पैसा बर्बाद होगा उतना ज़्यादा मैं प्रॉफिट में जाऊंगा, मज़ा आ जाएगा भाई। एकदम अंदर से एकदम खुश हो जाता है। और फिर देख रहा होता है कोई बेकार सा क्रिएटर को, मतलब जो आर्टिस्ट होता है ना, जो गेम के लिए ड्राइंग्स बनाते हैं, कैरेक्टर बनाते हैं, वैसा ही कोई देख रहा होता है, बहुत ही सस्ता कोई देखता है। फिर सोचता है कि मज़ा आएगा यार, उसे मैं सस्ते पैसे दूंगा। और फिर एकदम घपलेबाजी करता है पूरा कि ऐसे ऐसे करूंगा ना तो मज़ा आ जाएगा, पूरा एकदम घपलाबाजी होगा और मस्त मैं एकदम लॉस में चला जाऊंगा, फिर देखना मेरा पूरा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन सिस्टम आके बताता है ना, पेनल्टी लगेगी अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो। लेकिन इसके दिमाग में और भी आइडिया रहता है और कहता है कि अरे चलो मैं कोई बेकार सा मोबाइल गेम देखता हूँ। तो ये कार्ड्स का गेम रहता है। हालांकि कार्ड्स के गेम बहुत सारे पड़े हुए रहते हैं, मगर सिर्फ एक ही कार्ड गेम रहता है, वही 3 किंगडम्स नाम रहता है इसका, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस रहता है। तो सोचता है कि यही गेम बनाऊंगा और फिर वो यांग को ही बताता है। तो यांग कहता है थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर वो कहता है कि चलना बनाते हैं, मज़ा आएगा, बहुत पॉपुलर होगा। जानबूझ के इसे बोल रहा था कि पॉपुलर होगा घंटा, ये तो बस फेल कराने के चक्कर में रहता है। और फिर वो कहता है कि पक्का तुम्हें यकीन है ना, तो कहता है कि हाँ। और ये ऐसा उसे यकीन दिला रहा होता है कि यार मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, तुम ये करके रहोगे। तो यांग यहाँ काफ़ी खुश हो जाता है और वो कैरेक्टर के नाम बताने लगता है कि हाँ देखो ऐसे ऐसे करेंगे। और वो काफ़ी पॉपुलर गेम बनाने के जोश में रहता है, मगर ये नहीं, ये तो एकदम बेकार सा गेम बनाने के चक्कर में रहता है और फिर एकदम आइडियोलॉजी को सपोर्ट भी कर रहा होता है, मगर अलग तरीके से। और कहता है कि महीने के 3000 दूंगा, याद है ना। फिर हमें दिखाया जाता है बॉस को। तो ये जो बॉस रहता है इसके अंडर में बहुत सारी गेम कंपनियां आती हैं। तो फिर इन्हें पता लगता है कि जिस बंदे ने, मतलब जिस कंपनी ने वो 1 रुपये वाला गेम बनाया था, वो वापस से गेम बनाने जा रही है और ये कार्ड गेम होने वाला है, बिल्कुल हमारे किंगडम वाले कार्ड गेम के जैसे। तो बॉस को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बॉस तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रांग रहता है, उसके अंडर में बहुत सारे गेम्स आते हैं, तो इसे पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं रहती। और कहती है कि चलो देखता हूँ कि आखिर वो क्या कर सकता है। उसके आगे हमें दिखाया जाता है कि ये तो भाई घोड़े बेच के सो रहा था, 3000 जो मिलने वाले थे, और ये भी मस्त आराम से कह रहा था कि यार बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। चलो उस बेकार से क्रिएटर को मैसेज भी मैंने कर ही दिया है, और चलो फिर से करके देखता हूँ क्या चल रहा है यहाँ पे। तो बहुत ही सस्ते में बना रहा होता है, मतलब जितने में तो भाई इसका गेम ना बन जाए, उससे ज़्यादा सस्ते में ये बना रहा होता है, समझे। बहुत ही सस्ते सस्ते में यहाँ पे ड्राइंग्स बिक रही होती है। और फिर आज सुबह ये बताता है कि मैंने एक कॉम्पिटिटर को चुन लिया है। तभी यांग बोलता है कि हमें लड़कियों को भी रखना चाहिए, इससे गेम ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा, समझ रहे हो ना। लेकिन फिर इसे याद आता है कि धकतरी की ये चीज़ तो एनिमे और गेम्स में हमेशा चलती आ रही है। जैसे एनिमे या गेम्स में आप कोई लड़की वाला कैरेक्टर रख देते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल की दिखती हो, तो आपका एनिमे या गेम बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है, भले कैसे भी हो। और ये नहीं चाहता था कि वैसा वाला चीज़ हो, तो एक दिमाग लड़ाता है और कहता है कि हम ना अपने गेम को थोड़ा सा अलग बनाएंगे। सब लड़कियाँ रखते हैं, हम लोग लड़की नहीं रखेंगे, हम लोग ऐसा कैरेक्टर रखेंगे जो लड़का और लड़की दोनों बन सकता है, यहाँ तक कि जानवर भी बन सकता है। ये अपना दिमाग लड़ा रहा था, क्योंकि लोगों को ये पसंद नहीं आएगा और वो गेम अंत में फ्लॉप ही हो जाएगा। तो यहाँ पे इसी चीज़ को लेके बात हो रही होती है दोनों के बीच में। तो यांग का मानना रहता है कि हम लोग पैसे लगा ही रहे तो बहुत अच्छा गेम बनाया जाए, लेकिन जो बे है वो उसे आउटशैडो कर दे रहा था, मतलब उससे ज़्यादा स्मार्ट तरीके से उसे बेवकूफ़ बना रहा था कि हम लोग ऐसा ऐसा करेंगे ना तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और यांग भी उसकी बात मान जा रहा था, क्योंकि पे उसे बहुत ज़्यादा ही पैसे दे रहा होता है। और फिर वो कहता है कि चलो हम लोग कुछ और करेंगे, वैसे तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो मेरे प्यारे दोस्त। और फिर कहता है कि चलो हायर करते हैं एक आर्टिस्ट को, लेकिन वो बताता है मैंने पहले ही आर्टिस्ट को हायर कर लिया। और इसी के लिए दोनों के बीच में बहसबाजी शुरू हो जाती है, बोटी पलट जाती है। और फिर वो बंदा इन दोनों को छोड़ के यहाँ से चला जाता है। तो पे बोलता है कि मैंने पहले ही एक आर्टिस्ट को हायर कर लिया, हालांकि ये बड़ा ही कार्टून जैसा डिज़ाइन करता है, कैरेक्टर्स को बड़ा ही फालतू करता है, एकदम 0 स्टार रेटिंग है। और यांग को ये पसंद नहीं आता है, लेकिन ये बोलता है कि हमारे गेम में क्रिएटिविटी होगी जो कि अलग होगी। और फाइनली आज ये लोग पहली बार इंटरव्यू लेने जा रहे होते हैं किसी का, और ये सोच रहा था ड्रैगन वाली चड्डी क्यों पहनी हुई है इसने। ये है वो आर्टिस्ट रुआन, और ये एक कैरेक्टर डिजाइन करने का 500 मांगता है। तो पे कहता है क्या बस 500, मैं तुम्हें 3500 दूंगा, तुम्हें ड्राइंग करना है और तुम्हें पूरा फ्रीडम रहेगा, जैसा तुम बनाना चाहते हो कैरेक्टर वैसा तुम बना सकते हो, कोई भी रोक टोक नहीं है, बस एकदम अच्छा से बनाना। जानबूझ के वो बस बोल रहा था, ये जानता था कि रुआन अच्छा कैरेक्टर नहीं बना पाएगा, क्योंकि 0 स्टार रेटिंग जो रहती है। और काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है यांग को कि भाई इतने ज़्यादा पैसे देंगे, मतलब हम लोग इसे इतने ज़्यादा पैसे क्यों देंगे, हम लोग इतना ज़्यादा पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं। रुआन भी खुश हो जाता है, भाई इतने सारे पैसे। तब ये कहता है कि ये गलत बात है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। लेकिन फिर वो कहता है कि रुआन मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें 3500 तो दूंगा, लेकिन उसके ऊपर कुछ एक्सपेंडिचर लगेगा, उसे मैं काट दूंगा। तो यहाँ पे इसने सिस्टम को भी आउटस्मार्ट कर दिया था, मतलब सिस्टम ने बोला था कि तुम जानबूझ के पैसे नहीं बढ़ा सकते हो। तो ये देखो इसके दिमाग खुराफाती है भाई, पूरा एकदम, मतलब सही में लगता है कॉमर्स का बंदा है, और मैं भी तो कॉमर्स ही का हूँ। तो यहाँ सोच रहा था मैंने सिस्टम को भी पागल बना दिया, और सिस्टम का नाम रिच रहता है, तुम्हें तो पता ही है। और वो भी काफ़ी खुश हो जाता है रुआन। तो यहाँ पे रुआन का एटीट्यूड अच्छा नहीं लगता है यांग को, क्योंकि वो थोड़ा रूडली बात करता है ना, तो इसीलिए अब यहाँ पे रुआन का काम तो खत्म हो गया था। यांग कहता है भाई मुझे वो अच्छा नहीं लगा, वो काफ़ी रूडली बात कर रहा था। तो ये बोलता है कि वो इंट्रोवर्ट है ना,
मुझे लगता है। और इंट्रोवर्ट सब मतलब थोड़ा सा सबको लगता है कि इंट्रोवर्ट से रूडली बात करते हैं, मगर वो अपने हिसाब से नहीं कर रहे होते, वो तो आराम से बात कर रहे होते हैं। वैसे मेरी गर्लफ्रेंड को भी पहले यही लगा था कि मैं बहुत ज़्यादा रूडली बात करता हूँ, क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत इंट्रोवर्ट हूँ। लेकिन फिर बाद में उसे पता चला कि मैं कितना अच्छा इंसान हूँ, और ये तो भाई पूरा एकदम खुश हो जाता है कि यार चलो अब तो पैसा बर्बाद होगा, वो तो बेकारी कैरेक्टर बनाएगा और गेम खत्म हो जाएगा। यहाँ पे ये इसका अपना दोनों वर्जन्स के साथ अपने मन में बात कर रहा होता है मार्केटिंग और गेम प्लान को लेके कि आई क्या मस्त दिमाग लड़ाया है तुमने, मतलब मार्केटिंग देखो कितना अच्छा किया है, एकदम फालतू सा कैरेक्टर्स रहेंगे एकदम, और रुआन तो कभी अच्छा से बना ही नहीं पाएगा, एलिमेंट्स भी बेकार ही डाल रहा होता है नॉर्मल। इधर रुआन की जो टीम रहती है वो कह रही होती है कि यार मुझे तो लगता है कि ये कोई स्कैम लग रहा है, मतलब इनका डिस्क्रिप्शन तो देखो कैरेक्टर का कि आदमी औरत दोनों रहेगा, वो ट्रांसफॉर्म भी होगा। ऐसा कौन सा कार्ड गेम में होता है यार, ऐसा कोई भी कार्ड गेम में नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा अजीब है। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि ये लोग हमें स्कैम कर रहे हैं। रुआन कहता कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसने पहले ही हमें बहुत सारा पैसा डिपॉजिट कर दिया हमारे में, तो मुझे नहीं लगता है कि वो हमें धोखा देने वाला है, क्योंकि इतने ज़्यादा पैसे तो मिल चुके हैं। तो चलो, और हमारे पास फ्रीडम है, हम लोग कुछ भी बना सकते हैं यार, उसने हमें रोका टोका नहीं है, उसने कहा है कि जो माने वो बनाओ, मैं तुम्हें फ्रीडम दे रहा हूँ, उसने कहा है कि उससे मुझ पर भरोसा है, तो चलो हम लोग ये करके दिखाते हैं। फिर उसके दोनों साथी भी जोश में आ जाते हैं और एकदम मेहनत करने लगते हैं, यहाँ पे ड्राइंग बनाने लगते हैं वापस से, क्योंकि इनका काम ही रहता है स्केचिंग करना। तो ये लोग तो एकदम लग पड़ते हैं भाई, बहुत ही भयंकर स्पीड में बना रहे होते हैं जैसे क्या ही हो गया हो। और इधर देख रहा होता है यांग कि अरे यार देखो उसने अपना प्रेजेंटेशन आज ही दे दिया, मतलब 2 हफ्ते से पहले ही दे दिया है, गेम तो अभी नहीं लॉन्च होने वाला है, क्या तुम देखने वाले हो पे? लेकिन पे कहता नहीं मुझे नहीं देखना, तुम ही देख लो, पे को इंटरेस्ट नहीं रहता बिल्कुल भी। मगर रुआन ने यहाँ पे सही में बहुत ही बढ़िया काम किया था, जिस काम के लिए उसे 2 हफ्ते मिले थे, ज्यादा दिन ना लगाते हुए उसने पहले ही कैरेक्टर्स को डिजाइन वजाइन सब कर दिया रहता है, और काफी अच्छा उसने मतलब डिजाइन किया हुआ रहता है। और फिर ये बोलता है कि हम लोग एकदम बेकार सा कुछ ऑर्डिनरी कार्ड गेम नाम रखेंगे ताकि लोगों का ध्यान हमारी तरफ जाए। वैसे जानबूझ के रखा था ताकि लोगों का ध्यान ना जाए, और यांग को ये पागल बना। यांग के दोस्तों से मार रहे थे। अब ये जानने वाली बात नहीं है कि क्यों उसे मारा जा रहा होता है, सबको पता है कि वो गेम खेलता है और हमेशा हार जाता है, इसलिए उसके दोस्त मार रहे होते और ये बहुत ही इंजॉय कर रहा होता है, भाई पिछवाड़े पे मार रहे होते। तभी गुस्से में वहां पे आता है, कहता है कि आखिर ये तुमने क्या किया है। पे इसलिए गुस्सा था क्योंकि इन्होंने गेम को बहुत ही ज्यादा डिटेल में बनाया था, ये नहीं चाहता था कि गेम डिटेल में बने, डिटेल में बने तो लोगों को अच्छा लग जाएगा, इसलिए चाहता था कि बुरा बने, और इसीलिए तो इसने रुआन को रखा था अपने पास में। तभी यांग बताता है कि ये सब तो रुआन ने किया है, वही चाहता था कि हम लोग गेम को अच्छा बनाए, डिटेल में बनाए, ताकि तुम्हें प्रॉफिट हो सके। अब देखिए आपको और मुझे पता है कि पे बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता था, वो तो चाहता था कि गेम एकदम फ्लॉप हो जाए, क्योंकि जितना पैसा इसका जाएगा उतना ही ज्यादा इसे प्रॉफिट होगा। लेकिन इसने शायद गलत बंदों को चुन लिया है और अब ये कुछ कर भी नहीं सकता है, भाई गुस्से में रहता है और कहता है कि मैंने मार्केटिंग पे पैसा भी नहीं खर्च किया था, लेकिन फिर भी देखो। अब यहाँ पे यांग के दिमाग में बहुत ही बढ़िया बढ़िया आइडिया आ रहा होता है, मगर वो पे को बोलता नहीं है क्योंकि इनके पास ज्यादा पैसे तो रहते नहीं और इसे गुस्सा आ रहा होता है। नेक्स्ट सीन में यान रिव्यू पढ़ रहा होता है अपने गेम्स का, दोनों गेम्स का रिव्यू पढ़ रहा होता है, तो उसका जो नया वाला ताश वाला गेम रहता है उसके ऊपर बहुत ही नेगेटिव रिव्यूज आए हुए रहते हैं। तो वो सोचता है कि धक तेरी, कि अब तो हमारे सारे पैसे डूब जाएंगे और पूरा गेम एकदम पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। यही चीज वो जाके पे को बताता है, तो पे अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है कि आइट ऐसा कैसे हो सकता है, बाहर से बोल रहा होता है लेकिन अंदर से सोचता है कि चलो बढ़िया है। यांग कहता है कि हमें कुछ करना पड़ेगा, क्यों ना मैं इन्हें पॉजिटिव रिव्यूज दे दूं तो सब चीज ठीक हो जाएगा। मगर पे कहता है कि नहीं, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। वो यांग को ऐसा दिखाना चाहता था कि देखो मैं कितना ज्यादा चिल बंदा हूँ, मतलब मुझे इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है, और वो यांग को पूरी तरीके से रोक देता है। यहाँ पे यांग सोच रहा होता है कि यार मेरा दोस्त तो सही में बहुत ही ज्यादा चिल है, इसका मतलब इसके पास बहुत ही अच्छे अच्छे आइडियाज है, कोई नहीं हम लोग फ्यूचर में जरूर आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसे क्या पता था कि भाई इसका दोस्त तो गेम को फेल कराने के चक्कर में रहता है। उसके नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि रुआन और यांग यहाँ पे बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे रुआन को काफी बुरा लगता है कि एक तो पहली बार उसे कोई ऐसा बंदा मिला है जो उसे उसकी मर्जी से काम करने के लिए दे रहा है, ऊपर से ये लोग जो चाहे वो कर सकते हैं। तो इसे काफी बुरा लग रहा था कि गेम के रिव्यूज जो है वो नेगेटिव में जा रहे हैं, तो ये चाहता था कि पॉजिटिव में किया जाए। तो इसीलिए ये और इसके दोस्त बात करते हैं कि हमें कुछ ना कुछ तिगड़म लगाना पड़ेगा, क्योंकि गेम तो काफी ज्यादा अच्छा है और लोनली डेजर्ट रोड से भी बढ़िया है। वो रेस गेम का नाम था लोनली डेजर्ट रोड, मैं आपको बता दूं। और यहाँ पे इनका जो नया ताश वाला गेम रहता है ये कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता है, मतलब ज्यादा पैसे इसने नहीं कमाए रहते, उतना तो लॉस होता है क्योंकि इनका गेम काफी ज्यादा सिंपल रहता है और इसमें कुछ ज्यादा रहता नहीं, मतलब आपको रेयर आइटम भी बस 1 रुपए में मिल जाएगा, समझे, इतना ज्यादा आसान रहता है। तो रुआन को यहाँ पे कुछ खटकता है और वो इस चीज को ठीक करना चाहता था, तो ये यांग को फिर से फोन करके बोलता है कि आखिर वो ये क्या कर रहा है, मतलब उसने सामान को इतना सस्ता क्यों रखा हुआ है। यांग बताता है कि पे ये चाहता है कि किसी को भी ज्यादा पैसे खर्च ना करने पड़े, क्योंकि बाकी गेम्स में बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पे ही रेयर आइटम मिलते हैं, जिससे बहुत लोगों का मजा खराब हो जाता है। मगर यहाँ पे एकदम फ्री फंड में सबको खिलाना चाहता है गेम, ज्यादा पैसे भी नहीं लगे, मतलब बिल्कुल भी पैसे ना लगे और एकदम बराबर कंपटीशन हो, क्योंकि सबके पास रेयर आइटम रहेगा, तो यही उसका प्लान रहता है।
हालांकि ये बात बस में और आप जानते हैं कि पे क्या चाहता था, असल में तो वो चाहता है कि गेम पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाए। तो अब यहाँ पे रुआन को गुस्सा आता है कि मैं इस गेम को पूरी तरीके से हिट कराऊंगा। वैसे ये भी एक्टिंग ही कर रहा था रोने का। और फिर पता है यांग भी एकदम भाई बहुत ही अजीब रहता है, उसने जानबूझ के रुआन के सामने ऐसे रोने वाला एक्टिंग कर दिया था कि हम लोग चले जाएंगे, मतलब गेम हमारा खत्म हो जाएगा। लेकिन रुआन इस चीज को नहीं होने देने वाला था। उसने यहाँ पे कसम खा ली रहती है कि अब मैं इस गेम को फेमस करा के ही रहूंगा, मतलब कुछ भी करूंगा, क्योंकि इनके भी काफी ज्यादा सोर्सेज रहते हैं। और फिर ये सोच रहा होता है कि आइट यार अब तो मैं एकदम खरबपति बन जाऊंगा, क्योंकि मैं लॉस में जाऊंगा तो मेरा कन्वर्जन रेट हाई में चला जाएगा, मजा ही आ जाएगा, एक नंबर में पूरे एकदम पैसे उड़ाऊंगा, आइट सब चीज खरीद लूंगा, मजा आएगा। लेकिन फिर यांग बोलता है कि अरे यार हमारे गेम को ना बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रिव्यूज मिलना शुरू हो गए, मतलब दुनिया भर से 10,000 डाउनलोड्स हो गए एक ही रात में। ये सब देख के तो पे एकदम अचानक से पगला गया रहता है, उससे समझ में नहीं आता कि ये क्या हो गया भाई। और फिर वो तुरंत ही रुआन को कॉल लगाता है और रुआन कहता है कि अरे अरे आप चिंता मत करिए, मैंने ना अपने सारे दोस्तों से बात कर ली है, मतलब पूरी दुनिया भर में मैंने दोस्तों से बात की है और वहां पे मैंने आपकी गेम को पॉजिटिव रिव्यूज दिया है, और पॉजिटिव रिव्यू देने की वजह से ही तो हमारा गेम इतना हिट हो गया है। अरे हम लोग बिजनेस में पार्टनर्स ही तो हैं, आपका फायदा तो हमारा फायदा, हमारा फायदा तो आपका फायदा, और मैंने एकदम पूरा दुनिया भर में फैला दिया, गेम बहुत ही पॉपुलर होगा। अब यहाँ पे ये भाई माथा पकड़ लेता है, लेकिन उसके मुंह पे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे कर्ज में जाने से बचा लिया। लेकिन अंदर ही अंदर भाई उसे बहुत बुरा भला बोल रहा होता है कि इस रुआन को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मतलब बताओ इसे किसने बोला था कि ये सब करने को। रुआन काफी खुश होता है कि आइट मैंने अपने बॉस की मदद की है, बहुत ज्यादा ही खुश होता है, लेकिन ये तो काफी गुस्से में रहता है भाई, सोचता है कि धक तेरी की। और रुआन सोच रहा होता है कि आइट कितना मजा आ रहा है, मिस्टर पे जैसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, जो बंदा अपना खुद का पैसा लगा रहा है सिर्फ हमारे लिए, हमारी खुशी के लिए। दूसरे सीन में हमें बॉस को दिखाया जाता है, तो बॉस की कंपनी के ऊपर ग्रहण पड़ गया था, क्योंकि जो हमारे पे का गेम था उसने बहुत ज्यादा ही कमाई कर ली रहती है और इनके गेम को कोई खेल ही नहीं रहा होता है। मतलब इस बॉस के पास बहुत सारे गेम्स रहते हैं, पहले उन लोगों ने इसका कार रेस वाला गेम खत्म किया, उसके बाद इन लोगों ने कार्ड वाला गेम इसका खत्म किया है। तो ये कहता है कि चलो अच्छी बात है, अगर मैं चाहूँ तो मैं उसका कार्ड वाला गेम खरीद लूंगा, वैसे भी ये सबको बहुत ही ज्यादा कम दाम में दे रहा है, मैं जानता हूँ वो चाहता है कि मेरा ध्यान उस पर जाए, और लगता है कि बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, मैं उसके ऊपर बहुत ध्यान देने वाला हूँ। ये को तो बहुत गुस्सा आ रहा था कि बताओ गेम इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया, मैं पैसे कैसे कमाऊंगा। तो यहाँ पे वो जाता है और कहता है कि प्लीज क्या आप लोग मेरे गेम को हटा सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए, मतलब मेन स्टोर से बोल रहा होता है कि हटा देने के लिए। वो लोग भी कहते हैं कौन पागल है भाई जो अपने गेम को हटवाना चाहता है, इतना ज्यादा प्रॉफिट में तो गेम गया है। और वो कहती है कि ठीक है मैं अपने बॉस से बात करूंगी, तब देखा जाए कि क्या होता है। और तब तक जो सिस्टम रहता है वो आ गया था और कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, मतलब तुम हटवा नहीं सकते हो, ना ही कुछ उसमें एक्स्ट्रा ऐड करवा सकते हो, वरना इसके लिए तुम्हें पेनल्टी लगेगी, और पेनल्टी लगेगी तो बाबू तुम एकदम बुरी तरीके से फंस जाओगे। तो यहाँ पे ये कुछ भी नहीं कर सकता है, और इसे कन्वर्जन रेट भी अलग करना रहता है। गलती से क्या होता है कि ये पैर रख देता है और सिस्टम इसका कन्वर्जन रेट वापस से शुरू कर देता है। इस बार सिस्टम इसे बहुत सारा पैसा देने का वादा करता है और कहता है कि मैं तुम्हें 4-5 लाख रुपए दूंगा और इसे तुम्हें अपने लॉस में बदलना, और तुम लॉस में अगर नहीं बदल पाए तो जान लो कि तुम्हारा क्या होगा, और 90 दिन तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हें लॉस में बदलना पड़ेगा। अब ये सोचता है कि यार इतने सारे पैसे मैं कहाँ पे खर्च करूंगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। 2 गेम बनाए, दोनों फेमस हो गए, मतलब बताओ इतना सक्सेस भगवान किसी को भी ना दे। अब सोचता है कि मुझे अपना रास्ता खुद ही बनाना पड़ेगा, इसका दिमाग तो काम ही नहीं कर रहा होता बिल्कुल भी। उस बैठ कर अब ये सोच ही रहा था कि यार अब मुझे क्या करना है, क्या करना चाहिए। तब तक इससे कॉल आ चुका था और कॉल पे बताया गया था कि जो मिस्टर बॉस है वो इनकी कंपनी को खरीदना चाहते हैं, मतलब गेम वाली कंपनी को। तो ये बेचने को रेडी था, मगर सिस्टम इसे मना करता है कि नहीं तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हो, तुम्हें बेचना कुछ भी नहीं है, वरना तुम और घाटे में चले जाओगे। तो उसके बाद फाइनलाइज आता है कि वो तुम्हें 50 मिलियन देंगे, मतलब इस कंपनी को खरीदने के लिए। लेकिन फिर भी भाई ये नहीं बेच सकता था। सोचो 50 मिलियन कितना ज़्यादा होता है भाई, बहुत ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे ये कुछ भी नहीं कर सकता था। तो बॉस कहता है कि मतलब उसका स्टाफ कहता है कि हम लोग तुम्हारी कंपनी में खरीद नहीं सकते हैं, तो उसमें कुछ इन्वेस्ट तो कर सकते हैं ना। तो ये उल्टा जवाब दे के कहता है कि अरे इन्वेस्ट करने के लिए तो बहुत पैसा है मेरे पास खुद ही, तो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट ना कर दूं क्या। ऐसा ही उसके बंदे को बोल देता है, क्योंकि इसके पास पैसा बहुत ज्यादा पड़ा हुआ था भाई, 5 लाख बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, ये अलग कन्वर्जन रेट है। बॉस को जैसे ये बात पता चलती है कि उस बंदे की इतनी हिम्मत, मतलब उसने बोला कि वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, आखिर वो अपने आप को समझता क्या है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वो क्या चाहता है कि मेरी पूरी नजर उसी के ऊपर चल जाए, ठीक है, आज के बाद मैं पूरा नजर उसके ऊपर ही रखूंगा, मैं उसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। आखिर वो अपने आप को समझता क्या है। मैंने यहाँ पे 100 से भी ज्यादा गेम्स को एक्वायर करके रखा हुआ है। आगे हमें दिखाया जाता है कि यांग मस्त खा रहा होता है और जो हमारा पे रहता है वो एकदम माथा पकड़ के रो रहा होता है, क्योंकि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो इतने लाख रुपए खर्च करेगा कहाँ। फिजूल का खर्च ही नहीं कर सकता ये, इतना तुम लोग जान लो। जो तुम लोग सोच रहे हो ना कि कार खरीद ले चाहे कुछ भी खरीद ले, वो सब नहीं खरीद सकता है। इसे मतलब बिजनेस में लगा के पैसे को डुबाना है और ये नहीं डुबा पा रहा होता है। लेकिन बिल यहाँ पे एक्सपेंसिव आया हुआ रहता है, तो वो कहता है कि तुम बिल पे कर दो ना। तभी इसके दिमाग में एक बहुत ही मस्त खुराफाती आइडिया आता है
और फिर पे कहता है कि ठीक है ज़रा तुम 1 मिनट रुकना, मैं आता हूँ बाहर से तो मैं पे कर दूंगा। आगे हम देखते हैं कि ये तुरंत ही बाहर चला जाता है और सिस्टम से बोलता है कि मैं क्या बिल दे सकता हूँ, तो कहता है कि हाँ इसके लिए तुम दे सकते हो। तब ये सोचता है कि बढ़िया बात है, तब तो मैं अपने घर के खर्चों के लिए भी दे ही पाऊंगा। लेकिन सिस्टम उससे कहता है कि ना बाबू ना, सिर्फ यहाँ के लिए तुम दे सकते हो, तुम्हारे पास पैसे कम है तो ऐसे रूल्स के हिसाब से तुम घर के खर्च या किसी और खर्च के लिए नहीं दे सकते, वो बस बिजनेस के लिए ही रहने वाले हैं। तो यहाँ पे का तो मूड ही खराब हो गया था कि धक तेरे की यार अब मैं नहीं दे सकता हूँ। लेकिन सिस्टम के सामने ये मुंह कैसे बनाइए, तो हंस हंस के बात कर रहा होता है। उसके बाद आ चुका रहता है यांग के पास में, तो यांग इसे गेम के बारे में बताता है। तभी टीवी में यहाँ पे चल रहा होता है कि जो आने वाला एडवांस गेमिंग टेक है ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस होने वाला है, मतलब बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो जाएगा। और इनके पास तो कोई ऐसी टीम भी नहीं रहती है। तभी ये दोनों सोचते हैं कि हमें मतलब अगर अपनी गेम की कंपनी को बड़ा करना है तो हमें कुछ और लोग चाहिए होंगे ना, मतलब बहुत सारे लोग चाहिए होंगे। 2-3 लोग से क्या होने वाला है, पूरा एकदम बिल्डिंग चाहिए, 100, 1000, 200 लोग चाहिए ऐसे करके। तब ये गिनने लगता है कि अरे हाँ यार, और सोचता है कि तब तो मेरे पैसे बहुत खर्च होंगे, फिर तो मैं लॉस में चला जाऊंगा, और लॉस में जाऊंगा तो कन्वर्जन रेट के हिसाब से मैं काफ़ी ज़्यादा फायदे में चला जाऊंगा। तो कहता है कि चलो अपनी छोटी सी कंपनी को बड़ी करते हैं, मतलब छोटी सी कंपनी अब नहीं रहने वाली है, अब ये लोग बड़ा कंपनी करेंगे और इसके लिए इन्हें कोई सुटेबल पर्सन चाहिए। तो इधर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि किसी को फायर करने वाला था अपने ऑफिस से, लेकिन उससे पहले वही आ जाती है अपना इस्तीफा लेके और कहती है कि सर मुझे माफ़ करिएगा, मैं यहाँ पे काम नहीं कर सकती हूँ। वो बंदा उसे ऑफर देता है फिर से काम करने का, इसका नाम लिन था, मगर ये कहती है कि नहीं मुझे किसी गेमिंग कंपनी में काम करना है, जैसे कि जो बहुत ही अच्छा हो, जो कि आगे बढ़ना चाहता हो और लोगों का हित चाहता हो। इधर हमें दिखाया जाता है इन दोनों को, दोनों बैठे हुए रहते हैं। तब तक वहाँ पे एक बंदा आता है और कहता है तो तुम दोनों कॉलेज स्टूडेंट यहाँ पे अपना रिज्यूमे लेके आए हो। तभी यांग कहता है कि रिज्यूमे नहीं, हमें अपनी कंपनी के लिए कोई बंदा चाहिए। तो वो बंदा हंसने लगता है और कहता है अच्छा मतलब कॉलेज के स्टूडेंट सब अपना कंपनी खोलने वाले हैं। उतनी देर में जो पे रहता है वो बोलता है कि हाँ हमें एजेंसी के लिए बंदे चाहिए और 4 लाख रुपए सालाना दूंगा। तो ये सुन के सब हैरान हो जाते हैं और फिर वो बंदा तो इसकी चाटने लगता है यार, एकदम डॉगी की तरह कर रहा होता है कि हाँ बोलिए, मतलब इतने सारे पैसे सुन के तो भाई ये भी खड़ा हो गया रहता है और कहता है कि हाँ मैं आपको बहुत ही अच्छे अच्छे बंदों का नाम दिखाऊंगा जो कि आपकी एजेंसी के लिए काफ़ी बढ़िया रहेंगे, और मेल नहीं फीमेल सेक्रेटरी चाहिए मुझे। तो ये देखिए फीमेल सेक्रेटरी देता है, लेकिन कहता है कि इसे मर्दों से नफरत है, मतलब मर्द नहीं चाहिए। तो ये कहता है यार मैं भी तो मर्द हूँ और मैं तो बॉस हूँ। तो कहता है चिंता मत करिए, पैसों के आगे सभी झुकते हैं और ये भी झुकेगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं लिन को, जो कि गेम का न्यूज़ सुन रही थी जिस गेम को पे ने बनाया था। तो ये जा रहे होते तो पे उससे कहता है कि यार इस बेकार सी न्यूज़ पे ध्यान मत दो, वो गेम बहुत ही ज़्यादा बेकार है, मतलब इतना ज़्यादा बोरिंग गेम है वो कि मैं तुमसे क्या ही बोलूँ। मगर बैकफायर हो जाता है यार। लिन तो उल्टा इसी के ऊपर गुस्सा करने लगती है कि तुम उस गेम के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते, वो गेम बहुत ही अच्छा है, उसका मालिक बहुत ही अच्छा है, वो लोगों के भले के बारे में सोचता है। फिर तो ये लोग चले जाते हैं यहाँ से, और जो लिन रहती है वो इस बंदे से बोलती है कि मुझे यहाँ पे कंपनी में काम चाहिए, मतलब मुझे एक ऐसी कंपनी में काम चाहिए, दिलवाइए जिसमें गेम के बारे में इनोवेशन हो, कुछ अच्छा उसके बारे में। तब ये बताता है कि जिस बंदे से तुम अभी मिली थी वो गेम की कंपनी चलाता, और गेम का वो नाम भी बताता है कि उसी ने तो अभी नया दोनों गेम बनाया है। ये सुन के तो वो हैरान हो जाती है और भागती है, लेकिन देखती है कि अरे ये क्या, वो तो इसके हाथ से निकल चुका रहता है। मतलब जिस कंपनी में इसे काम करने का मन रहता है उस कंपनी का मालिक अभी अभी इसके सामने से निकल। शिन आ गई थी अपना इंटरव्यू देने के लिए, मगर जो पे रहता है उसे कुछ ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ा रहता है। शिन कहती है कि मैं यहाँ पे अपनी पूरी लगन से काम करूँगी, जितना मेहनत मुझसे हो सकेगा मैं उतना ज़्यादा काम करूँगी। तो आप मेरा टेस्ट लेना चाहते हैं, इंट्रोडक्शन लेना चाहते हैं, जो लेना चाहते हैं मैं दे दूंगी। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, अरे बॉस तो मैं हूँ, तो मैं तुम्हें अपने इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे जो भी एम्प्लॉय हैं वो जाने मेरे बारे में। थोड़ा जानबूझ के ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा दिखा रहा होता है अपने आप को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहता, ये तो बस अपना लॉस चाहता था और इसने जानबूझ के इसे रखा था क्योंकि वो जानता था कि इसका बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होने वाला है। और ये उससे कहता है कि देखो तुम्हें मुझे ज़्यादा कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस मुझे एडवाइस देनी है, एडवाइस देने के अलावा तुम्हारा कोई भी काम नहीं है। और इसी के लिए इसे बहुत मोटा पैसा दे रहा होता है, मतलब सही में। और देखिए एकदम बहुत ही खतरनाक जगह लेने के लिए आ गया था, मतलब पूरा शहर का सबसे महंगा बिल्डिंग यही रहता है। तो ये कहती है कि देखिए ये बहुत ही महंगी जगह है, हमें नहीं लेना चाहिए, 1 फ्लोर में हमारा काम हो जाएगा। लेकिन देखो बंदे की मस्ती देखो, यहाँ पे इसने पूरा बिल्डिंग ही ले लिया। कहता है कि मुझे ये पूरा बिल्डिंग चाहिए, पूरा रेंट पे दे दो। रेंट पे जानबूझ के ले रहा था ताकि इसका हर महीना पैसा एकदम कटते जाए। अगर चाहता तो एक ही बार में पूरा बिल्डिंग में ले सकता था, मगर नहीं, रेंट पे ही लेगा। और कहता है कि तुम कुछ कम दाम लगा रहे हो, चलो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा दाम लगाओ, क्योंकि वो 7 लाख बोल रहा था। तो ये कहता है कि अरे बस इतना कम से कम 10 लाख तो लगाओ। लेकिन अब यहाँ पे डील तो फाइनल हो चुकी रहती है। तो ये कहता है कि देखो बहुत ही महंगी महंगी चीज़ें हम लोग बिल्डिंग में ऐड करेंगे, कम से कम उसका बजट तो 20-30 लाख रहेगा ही, हाँ ऐसा ही बजट। लेकिन सिस्टम इसे फिर वार्निंग दे देता है कि नहीं ये तो रूल्स के खिलाफ है, चीटिंग है ये। तो फिर घूम के आ जाता है, कहता है कि 8 लाख पे फिक्स कर दो, ठीक है।
तो शिन यहाँ पे कहती है ठीक है, और फिर बहुत ही महंगी महंगी चीज़ें खरीद रहा होता है ताकि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इसका पैसा चला जाए, जितना पैसा जाएगा उतना ही तो प्रॉफिट होगा। इसे पूरा एकदम महंगा महंगा जितना सामान रहता है सब इसने रख लिया था और अब आराम करने की बारी रहती है। लेकिन शिन वहाँ वापस आती है और अपना रिक्रूटमेंट सिस्टम दिखाती है कि देखिए रिक्वायरमेंट्स हमारी ये रहेंगी न्यू एम्प्लॉय के लिए। लेकिन ये कहता है कि नहीं, इन रिक्वायरमेंट्स को हटाओ, एकदम ईजी रखो, एकदम ईजी पीजी की कोई 5 साल का बच्चा भी आगे कर सके। और ये सब जानबूझ के कर रहा था क्योंकि जितने बेकार इंप्लॉयज आएंगे उतना बेकार तो इसका पूरा कंपनी चलेगा और कंपनी पूरी तरीके से डूब जाएगी। मगर शिन कह रही होती है सर आपको नहीं लगता कि आपको नया सूट खरीदना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े लोग सूट में अच्छे लगते हैं ज़्यादा। तो यहाँ पे वो सूट खरीदने गया था लेकिन छपड़ी बन गया था पूरी तरीके से, तो फिर वो उसे सूट खरीद के देती है, बढ़िया वाला सूट। और यहाँ पे इसे कुछ इंप्लॉयज़ भी तो हायर करने पड़ेंगे, तो सोचता है कि बेकार बेकार इंप्लॉयज़ हायर करूँगा, सिर्फ युवान से काम थोड़ी चलेगा, तो चलो मैं उसे जाके लेके आता हूँ। और फिर ये जा रहा होता अपने एक बहुत ही पुराने दोस्त शू के पास। वैसे तो वो इसका दोस्त नहीं था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गेम खेलता था, गेम खेलने में इतना ज़्यादा डूबा हुआ था कि इसे कॉलेज के पहले ही ईयर निकाल दिया गया था और ये हमेशा बस गेम ही खेलता रहता था। तो यहाँ पे ये इसे ऑफर करने के लिए आया था अपने गेम डेवलपर का कि तुम गेम डेवलपर बन जाओ। लेकिन यहाँ जो शू रहता है उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे लगता है कि ये एक स्कैम है, आखिर कोई बच्चा मेरे पास क्यों आ रहा है। तो यहाँ अब ये सोचने लगता है पे कि ठीक है ऐसी बात है क्या, बैठ जाता है तो फिर उसके मुंह पे चेक नहीं पूरा कैश फेंक देता है। तो शू यहाँ पे एकदम हैरान हो जाता है और वो कहता है कि मुझे तुम चाहिए, मुझे पता है कि तुम गेम खेलने बहुत अच्छे हो, लोग तुम्हारी पोटेंशियल को नहीं समझ पाते, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम एकदम टॉप टीयर के प्लेयर हो। ये सुन के शू की आंखें भर आती है भाई, और फिर वो सोचता है कि मैं पूरी लगन से काम करूंगा। अब यहाँ पे ये आराम कर रहा होता है, लेकिन फिर इसे बाद में सोच पड़ता है सो गया था। फिर उठता है तो देखता है कि अरे ये क्या ऑफिस जाने के लिए लेट हो गया, तो जाता है ऑफिस। तब यहाँ पे एक फोराइज रहता है जो कि इंटरव्यू देने के लिए आया था कंपनी में, और सोच रहा था कि यार मैं यहाँ पे फ्री टाइम में देने के लिए आया हूँ। तो ये पूछता है तो तुम यहाँ इस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए क्यों आए हो, तो बताता है कि मैं अपनी पुरानी कंपनी से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ यार, वो काफ़ी कम पे करती है और बहुत खर्चा भी करवाती है, बहुत ज़्यादा तंग भी करती है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, मेरे बाल भी झड़ रहे हैं। तब तक इसका जो बॉस रहता है वो भी यहाँ इंटरव्यू देने आया था और कहता है कि वो लोग तुम्हें हायर नहीं करेंगे, मुझे तो किया ही नहीं। तो अब यहाँ पे उससे सवाल करने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम हायर हो पाओगे, तो कहता है कि मुझे भरोसा नहीं है, क्योंकि मेरा बॉस ही नहीं हो पाया तो मैं कैसे होऊंगा। लेकिन पे उससे कहता है कि अरे तुम इतनी ज़्यादा टेंशन क्यों लेते हो। जब वो अंदर आता है तो स्टाफ उससे कहते हैं कि गुड मॉर्निंग मिस्टर पे, और ये एकदम हैरान हो जाता है क्योंकि इसे पता ही नहीं था कि भाई कंपनी का मालिक ही इसके साथ में यहाँ पे खड़ा था। और फोराइज एकदम अचंभव हो चुका रहता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि ये क्या मैं कंपनी के मालिक से उतनी देर से बात कर रहा था। उसके बाद दोनों एक दूसरे को अपने इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं। पे तो अपने इंट्रोडक्शन दे देता है, लेकिन फोराइज इंट्रोडक्शन नहीं दिया था, तो वो भी अपने इंट्रोडक्शन दे देता है और ये उसे बहुत ही मोटा सैलरी देने का डिमांड करता है और कहता है कुछ और भी चाहिए तो कहो, घर गाड़ी पैसा सब दे दूंगा तुम्हें, लेकिन ये सब सिस्टम के खिलाफ है, डायरेक्टली नहीं दे सकता है। और ये कहता है कि बस मुझे 2000 दे दीजिएगा, उतना मेरे लिए काफ़ी रहेगा। लेकिन वो कहता है कि 2000 में क्या होगा यार, तुम्हें मैं 4000 दूंगा। और ये सुन के तो फोराइज भी बहुत खुश हो जाता है कि वाह 4000 मिले कंपनी में। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शिन से यहाँ पे उसकी बात चल रही होती है, तब तक लिन आ जाती है और कहती है कि मुझे भी इस कंपनी में काम करना है। और इसका रिकॉर्ड बहुत ही ख़राब रहता है लिन का, क्योंकि इसे हर कंपनी से निकाल दिया जाता है जहाँ भी ये काम करने के लिए जाती है। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइंड थी इस कंपनी में काम करने के लिए। उसके बाद जो शिन रहती है वो बताना शुरू करती है कि पे को कि हमें इस लड़की को नहीं रखना चाहिए यार, क्योंकि ये जिस कंपनी में गई है उसका लॉस हो गया है। और ये सुन के तो भाई पे पूरा एकदम खुश हो जाता है कि आइट अपना मज़ा आएगा, मज़ा आ गया भाई, पूरा लॉस होगा। तो कहता है कि तुम आती के बाकी तो सोच रहे थे कि अरे यार वो कहाँ है, इतने दिनों से अभी तक घर भी नहीं आया है। तो वो लोग यांग से पूछते हैं कि आखिर वो कहाँ पे है, मगर यांग यहाँ पे क्या ही बोलता उन लोगों को कि हमारा दोस्त एक कंपनी बहुत बड़ा सा बनाया है। तो ये उन्हें कुछ भी नहीं बताता, चुपचाप सोया था। उसके बाद हमें कंपनी का माहौल दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग को बस 8 घंटे गेम ही खेलना रहता है, उसके अलावा किसी को कुछ भी काम नहीं रहता है। और ऊपर से ओवर टाइम भी नहीं करना, अगर ओवर टाइम करोगे तो पैसा कट जाएगा। बताओ, यहाँ पे अलग ही रूल चल रहा होता है बिल्कुल। और सब सोच रहे होते यार हम लोग बस गेम खेल रहे हैं, आखिर क्या मोटिव है उसका, कुछ समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। मगर जो शू रहता है वो तो गेम खेलने में माहिर रहता है ना, तो वो पूरा गेम के एकदम मैक्स लेवल में पहुंच गया था और फोराइज यही देखता है। और तो ये लोग को समझ में नहीं आ रहा होता। वैसे गेम में कुछ कुछ कमियां रहती है, तो गेम की कमियों को निकाल रहे होते हैं ये सभी लोग मिलकर। तो यहाँ पे ये मज़े कर रहा होता है भाई, इसके पास कुछ काम ही नहीं रहता और सोचता है कि मुझे कोई नया गेम खेलना चाहिए या फिर कोई नया गेम बनाऊँ मैं। आखिर मैं क्या करूँ, कोई ऐसा गेम जो कि पूरा एकदम डाउन चला जाए, हाँ, जिसमें बिल्कुल भी प्रॉफिट ना हो, सिर्फ माइनस में। तो FPS गेम देखता है, मतलब फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम। तो यहाँ पे अब जाने का वक्त आ चुका रहता है, किसी को भी ओवर टाइम बिल्कुल भी नहीं करना है। तब तक यहाँ पे यांग भी आ चुका रहता है और पे भी आ गया रहता है और कहता है कि दोस्तों मुझे माफ़ कर देना, मतलब मैं कल नहीं आ पाया था, मैं बहुत ज़्यादा बिजी था। मैं सोच रहा था कि मैं तुम लोग को एक खुशखबरी दूं कि हमारी कंपनी अब एक नया गेम बनाने वाली है। उस रेस गेम और कार्ड गेम को फांकी मारो, भाड़ में जाए वो सब। हम लोग एक FPS गेम बनाने वाले हैं। वैसे FPS गेम बहुत ज़्यादा डाउन रहता है, मैं तुम लोग को बता देना चाहता हूँ। और ये सभी लोग बहुत ज़्यादा जोश में रहते हैं कि वाह आज हमारे मास्टर यानी पे आए हैं, तो यहाँ इसका मतलब कोई बहुत ही धाकड़ चीज़ बनने वाली है।
और यहाँ पे पता नहीं ये प्यारे प्यारे लोगों को बेवकूफ़ बना देता है कि देखो हम लोग गेम ऐसा बनाएंगे वैसा बनाएंगे घंटा बनाएंगे, लेकिन एकदम फालतू सा आइडिया रहता है कि बताओ FPS गेम में एक एरोप्लेन को पिगी बैंक जैसा बनाएगा जिसमें पंख लगाया जाएगा, और यहाँ पे 4 आइज साथ ही साथ शू को जिम्मेवारी दी जाती है गेम डेवलपमेंट का कि तुम लोग बनाओ भाई, कैसे भी गेम बनाना है तुम लोग को बनाना है। लेकिन पे तो पूरा मस्त रहता है, वो तो इतना पैसा उड़ाने वाला था, और दोनों की हालत खराब रहती है कि भाई हम लोग आखिर क्या ही बनाने वाले हैं। अब शू और 4 आइज दोनों को यहाँ पे ये बैठा के इन्हें बता रहा होता है कि देखो किस तरीके का FPS गेम बनाना है, तुम्हें स्टोरी लाइन अच्छा रखना है। वैसे चाहता तो था कि ये लोग स्टोरी लाइन बेकार रखे, इसलिए बेकार स्टोरी लाइन बताता है। और ये भी कि देखो जो कंपोनेंट्स ऐड करना करो, धांसू व्हीकल्स जितने भी वेपन्स आर्मर जो भी हो सब 1 रुपया में मिलेगा, सब का सब 1 रुपया में मिलेगा। बहुत ही सस्ता बनाना है तुम लोग को, मतलब इतना ज़्यादा सस्ता, और चीफ डेवलपर भी बना देता है। बताओ अब यहाँ पे ये मज़े कर रहा होता है और वो लोग परेशान हो रहे होते हैं बेचारे। सोचता है कि चलो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हुआ। अब ये ओवर टाइम कर रहा होता है, मतलब सिर्फ शू ही ओवर टाइम करता था, लेकिन फिर पता लगता है कि 4 आइज भी छुप छुप के ओवर टाइम कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे ओवर टाइम करना गुनाह है। लेकिन इन दोनों ने एकदम ठान लिया था कि हम लोग एकदम बहुत ही बेस्ट से भी बेस्ट गेम बनाएंगे, क्योंकि जो बे है वो हमारे ऊपर भरोसा कर रहा है और कितने सारे पैसे भी वो उड़ा रहा है सिर्फ और सिर्फ हमारे बदौलत, तो हम लोग अपना पूरा एकदम बढ़िया गेम बनाएंगे। तो यहाँ पे वो शू से पूछता है, तो शू से एक गेम के बारे में बताता है कि देखो गेम एक छोटा सा ऐसा जगह पे रहेगा और हमारे पास वेपन्स रहेंगे, और यहाँ पे क्या होने वाला है बहुत ही अलग, यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ आएंगे तो हमें ज़ॉम्बीज़ को मारना है, और फिर कुछ अलग ही मिशन रहेगा। ये बस गेम का एक प्रोटोकॉल या फिर एक प्रोटोटाइप मॉडल आप बोल सकते हैं, ऐसा इन लोगों ने बनाया रहता है जहाँ पे अलग अलग वेपन्स को टेस्ट किया जा रहा होता है। ऐसा शू से बताता है कि देखो ऐसा किया जाएगा। स्टोरी में एक लड़की भी रहेगी और इस लड़की का कुछ अलग ही काम रहेगा। तो यहाँ पे वो सारा खेल 4 आइज को बता रहा होता है कि देखो ऐसे ऐसे सीन रहेगा, और यहाँ पे हमें इस लड़की की मदद करना है, यहाँ से इसे निकाल के ले जाना है, हेलीकॉप्टर आएगा लेकिन उससे पहले बॉस को भी मारना है। तो यहाँ पे गेम में और भी ज़्यादा कुछ होगा, लेकिन ये बस एक प्रोटोटाइप रहता है। तो बस ये सब एकदम नॉर्मल ऐसे ही चलते जाता है। फाइनली लड़की बच जाएगी तो यहाँ पे सारा खेल खत्म हो जाएगा। तो यही दोनों का रहता है कि ठीक है हम लोग ऐसा गेम बनाएंगे, एक बार इसे ट्राई किया जाए, उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे जो भी होगा। तो इन दोनों को एकदम पूरी मेहनत से भाई अपना सोचते हैं कि हम लोग को अपना काम करना चाहिए, क्योंकि पे ने हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और सही में हम लोग कुछ लेजेंडरी वेपन्स भी बनाएंगे, लेकिन पैसा कम रखना। अब दिन भी हो गया रहता है और दोनों यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी रहते हैं कि वाह हम लोग ने नया गेम के बारे में सोच लिया है और बनाएंगे तो मज़ा आ जाएगा भाई। तब तक वहाँ पे यांग आ जाता है और कहता है तुम दोनों कहीं छुप छुप के ओवर टाइम तो नहीं ना कर। अगले दिन फिर से 4 आइज छुप छुप के काम करने के लिए आया रहता है। तो शू उससे कहता है कि देखो ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा आगे हैं डेट से। तभी 4 आइज कहता है कि देखो पे हमें ज़्यादा दिन के लिए गेम को ट्रायल वर्जन करने के लिए नहीं दे रहा है, तो हमें जल्द से जल्द गेम को ख़त्म करना पड़ेगा, और इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं करके रहूँगा, क्योंकि वो मेरे ऊपर इतना भरोसा दिखा रहा है, मैं भी ये पूरा काम एकदम करके ही रहूँगा। तो दोनों यहाँ पे बनाने लगते हैं, जहाँ पे वो पूछता है कि क्या है, लेकिन 4 आइज को जब शू बताता है कि देखो ऐसा ऐसा प्रोग्रामिंग है, तो 4 आइज को कुछ घंटा समझ में नहीं आया रहता है, क्योंकि जैसा जैसा बता रहा होता है शू उसे भी कुछ घंटा समझ में नहीं आ रहा होता। और ये सारी चीज़ें यांग देख रहा होता है कि अच्छा बेटा तुम दोनों ओवर टाइम खट रहे हो, कोई बात नहीं, मैं ये बात जाके पे को बताऊंगा, फिर देखना वो तुम दोनों की कैसी क्लास लगाएगा, मज़ा आ जाएगा। और फिर ये दोनों क्लास में बैठे हुए रहते हैं। तब यहाँ पे ये देखता है कि अरे काम खत्म हो चुका है, 4 आइज ने मैसेज किया, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो इन लोगों को डेट नहीं दिया था। और तब तक यांग उसे बताता है कि पता है वो दोनों मिलके ओवर टाइम कर रहे हैं, तो तुम्हें उन्हें सज़ा देनी चाहिए। सुन के कहता है क्या ओवर टाइम कर रहे हैं, लेकिन मैंने साफ साफ मना किया था यार ओवर टाइम करने से, चलो चलते हैं यहाँ से। फिर यंग ये भी बताता है कि ओवर टाइम के नाम पे वो दोनों बस गेम खेलते रहते हैं, तुम्हें पता है बस गेम ही खेलते और कुछ भी नहीं करते। तो ये सुन के पे कहता है अच्छा बस गेम खेलते हो, तो ठीक है मुझे नहीं लगता हमें जाने की जरूरत है, चलो बैकवर्ड चलो, क्योंकि गेम खेलना भी तो भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, गेम खेलेंगे तभी तो पता चले कि क्या क्या डिफेक्ट है गेम में। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलने वाला था भाई उन दोनों को, बस मज़े कर रहे होते हैं। उसके बाद 4 आइज को हमें दिखाया जाता है जहाँ पे इन लोगों ने गेम का प्रोटोटाइप कंप्लीट कर लिया रहता है, और गेम लॉन्च करने में अभी भी काफ़ी दिन रहता है, 2 हफ्ते तो बचे हुए रहते हैं। लेकिन ये सोच रहा था कि यार पैसे कैसे उड़ाए जाएँ, और अगर बेकार तरीके से पैसे उड़ाऊंगा तो सिस्टम मुझे हटा देगा, ऐसे पैसे नहीं उड़ाने हैं वैसे पैसे नहीं उड़ाने हैं। तो आखिर किया तो किया क्या जाए, आखिर मैं 50 लाख रुपये उड़ाऊँ कैसे, और यांग भी आ चुका रहता है। तो यहाँ पे इसके दिमाग में आइडिया आता है कि जो लोग ओवर टाइम खट रहे हैं ना, हमें उन्हें ज़्यादा पैसे देने चाहिए, और साथ ही साथ हमें ना अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा इंसानियत लानी चाहिए, हमें अपने ऑफिस को और भी अच्छा करना चाहिए, अपने एम्प्लॉयज़ को और भी फैसिलिटीज़ देनी चाहिए, बहुत ही महंगी महंगी फैसिलिटीज़। तो यांग कहता है कि अरे तुम कुछ ज़्यादा नहीं सोच रहे हो। पे कहता है कि नहीं मैं दिल से सोच रहा हूँ और तुम भी दिल से सोचते हो, इसीलिए तो
हमें यहाँ पे ये दिखाना है कि हमारे एम्प्लॉयज़ कितने ज़्यादा बेहतर हैं। हम उन लोग को बहुत ही अच्छा पे करेंगे, उनके रहने खाने सबका इंतजाम हमारी कंपनी करने वाली है। सीन कट होता है, उसने 4 आइज़ को यहाँ बुलाया था, तो 4 आइज़ कहता है क्या हुआ सर, आपके कॉलेज के असाइनमेंट का कुछ काम है क्या? तो कहता है कि नहीं असाइनमेंट का कुछ भी काम नहीं है, मुझे लगता है कि मैं तुम लोग के लिए और भी ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ। तो वो कहता है आप तो पहले से ही बेहतर कर रहे हो। तो कहता है कि नहीं और भी कुछ, मतलब फ्री का एकदम टेस्टी खाना, जिम मेंबर्स भी बुला लिए गए थे भाई, जो जिम करवाते कोचेस भी बुला लिए गए थे। मतलब बहुत ज़्यादा अंधाधुंध पैसा इसके ऊपर खर्च किया जा रहा होता है, इतना ज़्यादा पैसा खर्च किया जा रहा होता है। तो 4 आइज़ यहाँ लिन से कहता है कि तुम जाके समझाओ बॉस को, तुम समझाओगी ना तो वो खर्च थोड़ा कम कर देंगे, वो कुछ ज़्यादा ही खर्च कर रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है? तो उसके बाद लिन वहाँ पे जाती है पे को समझाने के लिए कि सर देखिए, मतलब आप जो इतना ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, हमें इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हम लोग इतने में खुश हैं। लेकिन यहाँ पे ये अपने चार्म का इस्तेमाल करता है और लिन तो भाई इसे देख के एकदम पूरा लाल पीली एकदम हक्की बक्की सी हो चुकी रहती है, उसके तो मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रहा होता है कि आखिर वो बोले तो क्या बोले, और फिर भाग जाती है। तो लोग कहते हैं क्या हुआ, तुमने बॉस को मना लिया? तो कहती है कि नहीं मैं नहीं मना पाई उन्हें, मुझे माफ़ कर दो यार, वो मैं क्या ही बोलूँ, उनके सामने बोलती ही मेरी बंद हो गई। फिर यहाँ पे शू की बारी रहती है, तो शू कहता है कि अरे यार तुम लोग इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, बॉस है ना हमारे बॉस यहाँ पे सब चीज़ देख लेंगे। उसके बाद ये शू के पास आया हुआ रहता है और शू को वो डिटेल्स देता है और साथ ही साथ कुछ मटेरियल्स का बताता भी है कि देखो ये सब कैसा रहेगा। तो वो बोलता है कि हाँ ये काफ़ी अच्छा रहेगा, लगभग 60-70 हज़ार रुपये में काम हो जाएगा। लेकिन वो कहता है क्या बस 60-70 हज़ार रुपये, अरे मैं चाहता हूँ तुम लोग सुपर कंप्यूटर्स बनाओ, और भी गेमिंग के लिए सुपर कंप्यूटर्स होते हैं उनसे बनाओ। तो बजट ये कुछ बढ़ाने वाला रहता है 7 लाख रुपए, मतलब बताओ 60,000 से सीधे 7 लाख बढ़ा देता है। बहुत ज़्यादा कीमत पे बढ़ा रहा होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा इसका पैसा जाएगा उतना ही ज़्यादा तो इसके पास पैसा आएगा। इसका कन्वर्जन रेट रहता है, इसे अभी पूरा पैसा उड़ाना है। और फिर यहाँ पे हमें बॉस को दिखाया जाता है, बॉस यहाँ अपने इन्वेस्टर से बात कर रहा होता है जो एक दूसरी गेमिंग कंपनी रहती है और इस बंदे का नाम जिन रहता है। तो इन दोनों का ये प्लान रहता है कि क्यों ना पे का जितना भी एम्प्लॉयज़ हैं हम उन सभी को खरीद लें, मतलब हम उससे ज़्यादा पैसा देंगे और फिर देखना वो लोग हमारी तरफ आ जाएंगे और उसका कंपनी बैठ जाएगा। यही उनका मेन प्लान रहता है। लेकिन अब यहाँ पे ये लोग गेमिंग के ऊपर डेवलप कर रहे होते हैं और FPS गेम बनाना बहुत ही मुश्किल रहता है, क्योंकि पॉपुलर नहीं हो सकता, हर गेम पॉपुलर बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इसलिए शू यहाँ पे अपना दिमाग लड़ा रहा होता है और बाकी लोग भी उसकी मदद कर रहे होते हैं। तो सभी लोग शू से ही पूछने लगते हैं, क्योंकि वो गेमिंग एक्सपर्ट रहता है, मगर बेचारे का दिमाग घूम जाता है क्योंकि इंट्रोवर्ट है ना, ज़्यादा बात करने की तो आदत है नहीं, इसे तो दिमाग घूमने लगता है। 4 आइज़ इसका देवता बन गया था और कहता है कि चिंता मत करो दोस्त, मैं इन सभी के बदले समझा दूंगा, ठीक है तुम्हें, और तुम्हारे बदले इन सभी को समझा दूंगा। तो वो काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे चीज़ों को बहुत ही बढ़िया मैनेज करता है। उसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये आराम से यहाँ बैठा हुआ रहता है, जहाँ पे इसका टीचर काफ़ी खुश होता है कि वाह तुम्हारा अटेंडेंस तो रोज़ लग रहा है, तुमने आज तक एक भी बार एब्सेंट नहीं किया। और ये वही बंदा है जो कहता है कि ठीक है एब्सेंट हो जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर नहीं आओगे तो ये तुम्हारा क्रॉस लगा देगा। और इसे भी कॉल आ गया रहता है कि काम तो खत्म हो गया है और देखो ना यहाँ पे क्या हुआ है। और फिर ये भागता पे आता है तो यांग उससे रोक रहा होता है, कहता है कि नहीं यार मत जा, हम लोग वापस से शुरू कर लेंगे। मगर पे को समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो गया। यांग बताता है कि सभी लोग कंपनी छोड़ के भाग गए क्योंकि उन्हें बेटर ऑफर मिला था और ये घोंचू कहीं का सोच रहा था कि अब मैं अपने पैसे कैसे बर्बाद करूंगा, यार मुझे तो गेमिंग कंपनी खोलनी है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, अगर ऐसा हो गया तो मैं तो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाऊंगा, लूट जाऊंगा, वैसे ही अपनी फटी हाल वाली चड्डी वाली ज़िंदगी में चला जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तभी बाकी सब लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि अरे मालिक जी आप यहाँ पे, और अरे हम तो बस ब्रेक लेने के लिए गए थे, हो हमने मतलब बहुत ही अच्छा काम किया और आप यहाँ पे मतलब इतनी हड़बड़ी में यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो पे को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि यार ये लोग क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। और पे कहता है कि वैसे सब चीज़ तो ठीक है, मगर तुम लोग मतलब यहाँ पे ये सब क्या गंद मचा के रखा है तुम लोगों ने। मुझे पता है कि तुम लोग मुझे पसंद करते हो, मैं तुम्हें फैसिलिटी देता हूँ, लेकिन ये सब क्या है यार। ये सब यहाँ पे देख सकते हो कितना ज़्यादा तुम लोगों ने कूड़ा फेंका हुआ है। और वो काफ़ी ज़्यादा हैरान भी होता है और फिर सोच रहा होता है कि यार मतलब ये सब देखो ना, ये सब तुम लोगों ने क्या किया है। तब फोरेस्ट बताता है कि बात ये है ना कि हमने गेम को कंप्लीट कर लिया है। पे सुन के हैरान होता है क्या, और फिर इसी खुशी में इन लोगों ने तबाही मचा दी रहती है। और फिर भाई वो गेम का प्रोमो देखता है और प्रोमो देख के इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। गेम तो हिट हो जाएगा, ऐसे कैसे चलेगा, कंपनी तो ऐसे बर्बाद हो जाएगा। वो ऐसे कहता है क्या सर और भी गेम को हमें अच्छा बनाना है क्या। पे कहता है नहीं गेम बहुत अच्छा। वो नहीं चाहता था भाई कि गेम और अच्छा बने, गेम तो बेकार बनना चाहिए था। लेकिन अब इसके दिमाग में कुछ खुराफाती आइडिया आता है और कहता है कि हम लोग एक कंपनी विजिट पे जाएंगे, ठीक है। और सोच रहा होता है कि अगर मैं इन्हें महंगी कंपनी में लेके जाऊं तो काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे असिस्टेंट आ चुका रहता है और ये तो बॉस का असिस्टेंट रहता है और सभी लोग इससे बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। और ये कहता है कि सर मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, बात है ना कि बॉस मुझे बहुत तंग करता है और उसके कहने पे ही मैंने ये सब किया था, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ये सब नहीं करना चाहता हूँ। तो पे सोचता है कि यार ये तो मेरे लिए अच्छा बंदा है, इसकी वजह से मेरा बहुत लॉस होगा। लेकिन इसके जो बाकी कंपनी मेंबर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहते हैं, इसलिए ये तुरंत ही उसे मना कर देता है। कहता है कि बाहर निकालो, लात मार के बाहर निकालना, ठीक है। और हो सके तो गर्म सरिया जो रहता है ना, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो भी कर ही देना तुम मन करे तो।
उसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और सोचते हैं कि मिस्टर पे हमारे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। असल में तो मिस्टर पे इनके लिए मेहनत कर ही नहीं रहे होते हैं और इन लोग को लग रहा होता है कि यार हम लोग कंपनी विजिट के लिए जाने वाले हैं और ये पुरानी कंपनी में जाने वाले रहते हैं जो कि लिन पहले काम करती थी और वो कहती कि यार वहाँ पे ना असली गेमिंग में मज़ा आता है। तब तक वहाँ पे पे सुन लेता है। लिन को लगता है कि अब उसकी खैर नहीं, क्योंकि वो अपने पुराने बॉस की थोड़ी सी तारीफ़ कर रही होती है, मगर पे कहता है कि चलो अच्छी बात है, तुम वहाँ पे अपने पुराने दोस्तों से मिल पाओगी। लेकिन इसके दिमाग में तो रहता है कि अगर मैं इन्हें एक बड़ी कंपनी में लेके जाऊँगा और वहाँ पे ये सब चीज़ देखेंगे तो ये लोग डीमोटिवेट हो जाएंगे और डीमोटिवेट होकर छोड़ देंगे गेम। तो मतलब गेम के ऊपर जितना पैसा लगा था वो सब बर्बाद हो जाएगा। वाह। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये सबको खिलाने के लिए लेके आया रहता है और भी बहुत कुछ महंगे महंगे रेस्टोरेंट में खिलाने के लिए लेके आ रहा होता है और इसका बजट इसने 5 लाख रुपए निकाला रहता है। मतलब सोच रहे हो कितना ज़्यादा अंधाधुंध पैसा करके उड़ा रहा होता है। इससे ज़्यादा नहीं उड़ा सकता वरना सिस्टम में वार्निंग आ जाएगा। और यहाँ पे ये लोग जाने वाले थे जिन की कंपनी में और जो लिन है वो पहले जिन की कंपनी में काम किया करती थी और यही जिन रहता है, देख सकते हो। तो यहाँ तो उसके असिस्टेंट उससे बोलती है कि जो पे है वो यहाँ पे आना चाहता है और आपसे मिलना भी चाहता है, लेकिन ये कहता है कि उससे कह देना कि मैं बिजी हूँ और मैं उससे नहीं मिल सकता हूँ, क्योंकि जिन को पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, उसे बहुत ही फालतू लगता था। लेकिन फिर उसके असिस्टेंट उससे कहती है तो कहता है ठीक है मैं मिलूंगा। आगे हमें दिखाया जाता है कि उसकी असिस्टेंट जाती है और सभी लोगों को अंदर बुलाती है। कंपनी बहुत बड़ा रहता है, पता नहीं कंपनी है कि फिल्म सिटी इतना बड़ा कैसे हो सकता है, सब चीज़ यहाँ पे रहता है। और ये देख के हैरान होता है कि भाई इतना ज़्यादा पैसा इसने मतलब खर्च किया है। तब तक वहाँ जिन आ जाता है और दोनों हाथ मिलाते हैं। जिन सोचता है इस गरीब के पास इतना महंगा सूट कहाँ से आया, ये तो काफ़ी शानदार लग रहा है। और पे सोच रहा था कि यार ये कितना नॉर्मल रहता है, इतना बड़ा इसका कंपनी है, देखो फिर भी ये कितना नॉर्मल है और कंपनी कितना ज़्यादा धांसू है। और असिस्टेंट बस देखते जा रही होती है दोनों को और दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं, लेकिन दोनों दूसरे से जेलस फील कर रहे होते हैं बहुत ही ज़्यादा। तभी वो बुलाता है, इसे इनवाइट करता है, ये मना कर देता है, कहता है नहीं नहीं नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि 4 आइज़ और लिन वहाँ पे आ चुके रहते हैं और वो कहते हैं कि अरे यार ये कंपनी ना उतना भी ज़्यादा कुछ खास नहीं, हमारी कंपनी से बेहतर नहीं है, ना ही इसका जिम उतना बढ़िया है, ना ही यहाँ का सैलरी उतना ज़्यादा बढ़िया है और ना ही यहाँ पे खाने पीने का उतना अच्छा व्यवस्था है। लेकिन इन्हें क्या पता था कि जो जिन है वो पीछे ही खड़ा हुआ रहता है और वो सारी बातें सुन रहा होता है इन लोगों की। यांग भी यहाँ पे बकवास कर देता है और जब उसे पता लगता है कि भाई जिन पीछे है तो फिर लिन उससे मिलती है और वो लिन को सुना रहा होता है थोड़ा बहुत, क्योंकि पहले काम करती थी ना। और फिर ये भी अपने एम्प्लॉयज़ को बताता है। तब यहाँ पे दोनों के एम्प्लॉयज़ बैठे हुए रहते हैं, एक तरफ जिन के एम्प्लॉयज़ बैठे हुए रहते हैं, एक तरफ पे के एम्प्लॉयज़ बैठे हुए रहते हैं। तो पे के एम्प्लॉयज़ अपने बारे में बताते हैं और अपने बॉस के बारे में बताते हैं। हमारे बॉस हमारे लिए फैसिलिटीज़ रखते हैं, ओवर टाइम करने नहीं देते हैं, करेंगे तो एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे 2 गुना ज़्यादा। लेकिन जो दूसरी तरफ जिन के कंपनी के मेंबर्स रहते हैं उन्हें हफ्ते में 6 दिन काम करना पड़ता था और ऐसे करते करते उन्हें पे भी नहीं मिलता था। और यहाँ पे अब ये लिन की बेइज्जती करने लगती है कि तुम जब हमारी कंपनी में थी ना, हमारी कंपनी एकदम डूबते डूबते बची थी, क्योंकि तुम ऐसा काम ही करती थी, मतलब तुम्हारा काम इतना ज़्यादा सड़ेला था। लेकिन जो पे रहता है उसे बचाता है और कहता है कि अब ये हमारी हेड डायरेक्टर है और यही गेम को डायरेक्ट करती है। और यहाँ पे फिर अब ये बताना शुरू करती है गेम के बारे में, तो काफ़ी अच्छा चीज़ बता रही होती है। मतलब दोनों को यकीन नहीं होता, ना जिन को ना पे को, कि अरे भाई ये इतना अच्छा कैसे बोल रही है, इसे तो थोड़ी सी अजीब सी बोलना था, लेकिन ये कैसे बोल रही इतना ज़्यादा बढ़िया। लेकिन अब यहाँ जो जिन रहता है ना भाई, वो अपना सीक्रेट मास्टर स्ट्रोक देने वाला था। तो उसका मास्टर स्ट्रोक ये रहता है कि वो उसे अपना नया गेम दिखाने वाला था। असिस्टेंट उसे रोक देती है और कहती है कि तुम इन लोग को अपना प्लान क्यों दिखा रहे हो, हमें नहीं दिखाना चाहिए। तो वो कहता है कि गेम को रिलीज़ होने में 15 दिन से भी कम वक्त बचा हुआ है, तो दिखा ही देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो अपने कॉम्पिटिटर के ऊपर दबाव डालना चाहता था। और भाई इसका जो गेम रहता नहीं, ये सही में बहुत खतरनाक गेम था। और 4 आइज़ को यहाँ पे एहसास हो रहा था कि यार हमारा गेम तो इसके आगे कुछ भी नहीं है, हम लोग तो इसके आगे हार जाएंगे। मिस्टर पे ने हमारे ऊपर इतनी ज़्यादा मेहनत की है, इतना ज़्यादा खर्चा किया है, हम लोग इस खर्चे को बेकार नहीं जाने दे सकते। लेकिन ये देखो कितने ज़्यादा कूल हैं, मतलब देखो कितने आराम से, जबकि इन्हें पता है कि हमारा गेम इस गेम के आगे कुछ नहीं है। मगर पे यहाँ पे तो आराम से रहता है भाई कि चलो गेम मेरा लॉस में चला जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, हाइट। और ऐसा वैसा प्रॉफिट नहीं होने वाला, 50 लाख का डायरेक्ट प्रॉफिट होगा, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश था। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है स्टूडियो का सीन। सो पे ने यहाँ पे सबको 10 दिन का एनुअल लीव दिया था कि तुम लोग जाओ मज़े करो। लेकिन 4 आइज़ कहता है कि नहीं, हम लोग नहीं जा सकते, हमारा गेम उनसे ज़्यादा बेहतर नहीं है और वैसे भी दोनों गेम एक ही दिन में रिलीज़ होने वाला है, तो हमें उनके गेम से ज़्यादा बेटर बनाना पड़ेगा। तो इस बात पे भी तो शिन भी मान रही होती है। लेकिन यहाँ पे अब इन सबको पार्टी भी तो करनी रहती है, क्योंकि ऐसा दिखाना नहीं रहता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा उदास है। पे को ऐसा दिखाना है कि हम लोग एकदम पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरा काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग छुट्टी पे चले जाएंगे। यहाँ पे सब लोग एकदम पूरा पैसे कमाने के चक्कर में रहते हैं। आगे हम देखते हैं कि जो मिस्टर बॉस रहते हैं वो कह रहे होते हैं जिनको कि गधे कहीं कि आखिर तुमने उसे क्यों बता दिया अपनी गेम के बारे में। तो जिन कहता है कि अरे क्या ही फ़र्क पड़ेगा बॉस, 15 दिन से भी कम वक्त बचा हुआ है गेम को रिलीज़ होने में। तो बॉस कहते हैं कि तुम उसे कम मत समझो,
वो देखने में एक नॉर्मल मछली जैसा लग सकता है, मगर वो एक पिराना है। पिराना कब कच्चा चबा जाएगा ये तुम्हें नहीं पता है, मुझे पता है। दूसरी तरफ फोर आइज और बाकी सब लोग यहाँ पे काफ़ी मेहनत कर रहे होते हैं गेम के ऊपर में, लेकिन इन्हें करना क्या रहता है, क्योंकि गेम के मार्केटिंग के ऊपर तो खर्च बिल्कुल भी नहीं हुआ रहता है अभी तक। और ये जो गेम बना रहे पता नहीं किस टाइप के प्लेयर्स खेलेंगे, क्योंकि अलग अलग टाइप का होता है ना। और ये बोलते भी हैं कि मिस्टर पे ने हमेशा मेहनत की हमारे लिए, हमें कुछ करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे पे का कॉल भी आया हुआ रहता है, वो तो आराम से कॉलेज में रहता है, लेकिन इन लोग के लिए उसने छुट्टी कर दी रहती है। कह रहा होता है कि मस्त तुम लोग मज़े करो, आराम करो, और मैं भी यहाँ पे आराम करता हूँ। तो शिन यहाँ पे उससे सारी बात कर लेती है, और फिर अभी ना बात होता है कि बताओ क्या किया जाए, लेकिन शू कहता है कि मुझ पे छोड़ दो क्या करना है। और फिर उसके बाद ये तो आराम कर रहा होता है भाई, बहुत ही मज़े में रहता है कि हाइट गेम फेल हो जाएगा लेकिन बहुत मज़ा आने वाला है। देखो वैसे भी बस मुझे कुछ और लाख रुपए खर्च करने हैं और फिर उसके बाद सब चीज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे वो बहुत सारी चीज़ें करने का कोशिश करता है, मतलब बहुत महंगी महंगी चीज़ें। यहाँ पे अपने बाकी एम्प्लॉयज़ को बहुत कुछ देने वाला रहता है और भी बहुत कुछ करने वाला रहता है, जैसे कि मूवीज़ दिखाने के लिए लाया रहता है, वो भी पूरा प्राइवेट मूवी हॉल एकदम एक्सपेंसिव में। तो यहाँ पे यांग उसका ध्यान बटा रहा होता है और पे को ये बात बिल्कुल भी नहीं पता रहती कि उसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग मिलकर पे को सरप्राइज़ देते हैं कि जो गेम है वो एक्सपेक्टेड डेट से भी पहले बन चुका है। और सब लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि आपकी वजह से ही तो हुआ है, आपने हमें इतना प्रोत्साहित किया है। पे की तो आगे फटी रह जाती कि क्या मतलब गेम इतनी जल्दी कंप्लीट कैसे हो गया, अभी भी गेम को लॉन्च होने में कुछ दिन बाकी हैं। और फिर वो अपना साड़ेला सा मुँह बना रहा होता है, सबको लग रहा होता है कि लगता है वो कुछ ज़्यादा ही खुश है, लेकिन ये तो भाई बहुत ही उदास रहता है। मगर फिर भी सबके सामने हंसना जो पड़ता है इसे। अब तो भाई सभी लोग पार्टी कर रहे होते, गेम बढ़िया बन गया है और गेम के लिए बहुत सारे फंड्स भी हैं। तो अब बेचारा ये क्या करे भाई, बेचारे को पैसे उड़ाने थे, लेकिन देखो ये लोग तो उल्टा पैसे कमा के दे देंगे और सभी लोगों को जूस कुछ ज़्यादा ही चढ़ गई रहती है। तो यहाँ पे जो हमारा शू रहता है वो गाना गाना शुरू करता है और कहता है गेम हिट होगा, गेम हिट होगा। इसे तो भाई दिल का दौरा पड़ रहा होता है कि अरे यार गेम हिट कैसे हो सकता है। और ये सोच रही होती है लिन की आईटीआर हमारा बॉस कितना अच्छा है, वो देखो कितनी शांति से यहाँ पे बैठा हुआ, और ज़रूर वो सोच रहे होंगे कि गेम काश हिट हो जाए। देखो कितने ज़्यादा सीरियस लग रहे हैं, लेकिन नहीं, ये गधा तो सोच रहा था ये गेम फेल हो जाए। लेकिन यहाँ पे जो शू रहता है वो कहता है कि मुझे मेरी पुरानी कंपनी में कोई भाव नहीं देता था, लेकिन सर ने मुझे गरीब से अमीर बना दिया, बहुत ज़्यादा, सर की जय हो। सब लोग इसकी पूजा करने लगते हैं, भाई को एकदम देवता जैसे मानते हैं, मगर ये तो किसी और ही चक्कर में पड़ा हुआ रहता है। और अगले दिन पता लगता है कि गेम तो बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस दे रही होती है। मतलब आज जिन का भी गेम निकला हुआ रहता है और पे का भी गेम निकला हुआ रहता है, मगर इनका गेम का कोई मार्केटिंग नहीं हुआ था और मार्केटिंग के लिए पैसा भी नहीं दिया गया रहता है ऐसे ही। तो ये कहती है कि चिंता मत करो, देख रही हूँ मैं, लेकिन कोई भी एड्स नहीं चला गए हैं, गेम का एड ही नहीं चलाया तो किसी को गेम के बारे में पता कैसे रहेगा घंटा। लेकिन ये लोग कहते हैं कि पहले वाले दोनों गेम्स का भी तो ऐड नहीं ना चला था। तो कहती है कोई बात नहीं, उनके दिमाग में ज़रूर कोई आइडिया होगा, वो बहुत अलग सोचते हैं। तो यहाँ पे ये लोग लिन से बात करते हैं, तो वो कहती है कि नहीं, एड्स के लिए पैसे बिल्कुल नहीं हैं। तो लिन कहती है कि मैं देख, असल में लिन का जान पहचान एक बहुत बड़ी ई स्पोर्ट्स प्लेयर से होता है। तो वो उसे कॉल करती है और कहती है कि वो वाला गेम खेलो। तो ये बंदा वो वाला गेम खेल रहा होता है और ये सही में इतना फेमस बंदा रहता है कि अगर ये एक बार बोल दे तो लाखों डाउनलोड्स हो जाएंगे गेम के। तो ये गेम खेल रहा होता है जहाँ पे उसे छोटी बच्ची मिलती है और इसे पता लगता है कि गेम का फ्रेंडली फीचर रहता है काफ़ी ज़्यादा, मतलब कोई न्यू प्लेयर भी आएगा ना तो वो भी खेल लेगा आराम से। और बाकी सब गेम्स में से इसे इंटरेस्टिंग ये बनाता है कि यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही गन परचेज़ करने को मिलता है, एक लेजेंडरी गन होता है जिसे आप 4000 रुपये में परचेज़ कर सकते हैं। बाकी सारे गन्स आपको फ्री में दिए जाते हैं और यूपर से इसका स्टोरी लाइन भी काफ़ी अच्छा रहता है जो उसे पसंद आता है। तो फिर यह सबको बता देता है कि देखो ऐसा ऐसा बात है और ये जो गेम है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, इसका डिज़ाइन सिंपल है, यूनिक है, लीनियंट गेम डिज़ाइन है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है और फ्रेशर से इसे बहुत ही आराम से खेल सकते हैं, मतलब मज़ा आ जाएगा। लेकिन तो सोच रही थी कि वाह चलो अपना काम तो हो गया है। और फिर भाई वो ई स्पोर्ट्स प्लेयर बता रहा होता है गेम के बारे में और फिर इन दोनों को बोलता है कि तुम दोनों ने क्या मस्त काम किया है, और ये दोनों भाई बहुत खुश होते हैं। और यहाँ पे लोगों की भीड़ गेम खेलने के लिए होती है पूरा, कि जल्दी जल्दी गेम खरीदें। ये दोनों तो भाई पूरा एकदम खुश होते हैं कि यार चलो हमारा एकदम काम सफल हो गया है। और ये कहता है कि भाई मुझे भी गेम खेलना है, वो पूरा फिर से खेलना है, मतलब कंप्लीट कर दिया लेकिन फिर से, और ये लोग नए लेवल्स भी ऐड करने वाले हैं उसमें, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और फिर वो कहता है कि कैसी हो तुम लिन, हाँ मिले हुए वो काफ़ी दिन हो गए हैं। और फिर यहाँ पे सब लोग आराम से मस्त आराम से सोच रहे होते हैं कि आइट क्या क्या गेम वेपन। और फिर ये कहता है कि तुम लोग ना नॉर्मल वेपन की जगह ना कुछ और भी मेगा धांसू वेपन नाम भी रख सकते थे, मगर वो दोनों कहते हैं कि ना ना ना, वो वैसा वाला गेम नहीं है, क्योंकि हमारे बॉस ने बोला है कि सिंपल रहने का, ठीक है। और यहाँ पे सोच रहा होता है पे कि आइट गेम तो फेल हो जाएगा, मैं जाऊँगा सबके मुँह उतरे हुए रहेंगे तो मैं उन लोगों को दिलासा दिलाऊंगा और कहूँगा कोई बात नहीं गेम तो फेल हो गया। मगर यांग कहता है उससे कि अरे यार तुम्हें पता है
हमारा गेम तो धीरे धीरे करके हिट हो गया है, इसके मुंह पे 12 बज जाते हैं और फिर यंग कहता है कि बहुत सारे डाउनलोड हो गए और फिर से ये भागता है भाई स्पीड में। लेकिन जब जाता है तो देखता है कि ये क्या सब चीज़ तो यहाँ पे काफ़ी नॉर्मल है, लगता है यंग को धोखा हो गया है, हमारा गेम हिट नहीं हो सकता है, नहीं ऐसा हो गया तो मैं तो बर्बाद हो जाऊँगा भाई। और चुपचाप बैठा हुआ रहता है। लेकिन तब तक यहाँ पे सभी लोग उठ खड़े होते हैं और कहते हैं कि सर कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारे गेम के डाउनलोड्स बढ़ गए हैं, मतलब एकदम टॉप वायरल ट्रेंडिंग गेम्स में आ चुका है। और ये सुन के तो बेचारे के दिल की धड़कन वहीं पे रुक जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने इतने पैसे लगाए अपने गेम को डुबाने के लिए। और बेचारा अब टेंशन में इसका सर पुल पुल घूम रहा होता है, समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या किया जाए। फिर ये एक डाटा एनालाइज मांगता है जिसमें पता लग सके कि आखिर गेम फेमस कैसे हो गया। तभी से पता लगता है कि गेम के फेमस होने का असली वजह तो यही है। यही बीच में टोक टाक देता था हमेशा, तो गेम को ये बेहतर बना देता है। गेम खराब नहीं होता, गेम बेहतर बन जाता है। तो मतलब गलती इसी का है, किसी और का गलती नहीं है। सोचो अपने पैसे खुद ही गंवा रहा है, अब इससे बड़ा गधा कोई क्या ही हो सकता है। और ये लोग तो मस्त पार्टी कर रहे होते हैं क्योंकि भाई ये लोग तो एकदम खुश होते हैं कि गेम पूरा ट्रेंडिंग में है और हमारा बॉस भी काफ़ी कमाल का है, काफ़ी ज़्यादा शांत दिमाग वाला है। उसके नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यार ये क्या, ये तो मुंह लटका के जा रहा है। लेकिन वो लोग सोचते हैं कि यार बॉस कितने खुश है और ये कमेंट्स देख रहा होता है। उसे कमेंट्स याद आ रहे होते हैं कि गेम के बारे में इतनी पॉजिटिव रिव्यू दी गई है, इतनी पॉजिटिव रिव्यू दी गई है कि शायद ही दुनिया में कोई गेम होगा भाई 5 स्टार रेटिंग दे दिया गया रहता है गेम को। और कहता है मैं तो पैसे डुबाना चाहता था, आखिर ऐसे कैसे हो गया, मैं पैसे कमा क्यों रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं। तब तक लीन वहाँ आती है और कहती कि बहुत सब परेशान दिख रहे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपसे बात कर सकती हूँ। अब ये सोचता है कि यार मैं इसे कैसे बताऊँ कि आखिर मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं तो इसे बता भी नहीं सकता हूँ कि आखिर मुझे अपने पैसे गंवाने हैं। लेकिन फिर वहाँ पे लिन बातों ही बातों में उसे एक मस्त आइडिया दे देती है और वो आइडिया ये रहता है कि जो बाकी एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर ज़्यादा पैसा एक्स्ट्रा स्पेंड करो। मतलब अगर मैं खर्च नहीं कर सकता हूँ तो मेरे लिए बाकी लोग तो खर्च कर ही सकते हैं। हाँ ये तो बढ़िया रहेगा और इससे मैं सिस्टम के रूल्स भी नहीं तोड़ूंगा। तो इसे दिमाग में मस्त आइडिया आता है कि 5-6 लाख रुपए बचे उड़ा दूंगा। पे यहाँ पे भारी दुविधा में था क्योंकि इसे तो पैसे उड़ाने रहते हैं और थोड़ा मोड़ा पैसा नहीं रहता भाई, बहुत ज़्यादा रहता है। लगभग 50 लाख के आसपास का अमाउंट रहता है और सोच रहा होता है कि मैं इतना सारा पैसा कैसे उड़ाऊंगा, मेरे पास असली प्रॉफिट सिर्फ 20,000 है, आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर बहुत दिमाग लड़ाता है और सोचता है कि सबकी सैलरी बढ़ा दूँ या फिर कुछ भी कर दूँ या फिर गेम का अपडेट ले आऊँ। तो सिस्टम कहता है गेम का अपडेट लाओगे तो माइक्रो ट्रांजेक्शन तुम्हें करवाने पड़ेंगे, मतलब टॉपअप जो होता है ना वो तुम्हें करवाने पड़ेंगे और इससे तो वापस से इसका प्रॉफिट ही होने लगेगा गेम में, इसलिए ये टॉपअप नहीं करवा रहा था। गेम में अभी इसने कुछ भी ऐड नहीं किया था और फिर यहाँ पे ये कुछ भी नहीं कर सकता था। सिस्टम इसे बार बार मना कर दे रहा होता और कहता है कि मैं एम्प्लॉयज़ को अपना गेम का प्रॉफिट भी नहीं दे सकता हूँ। सिस्टम कहता है कि नहीं, ये तो रूल्स के खिलाफ है, तुम नहीं दे सकते हो, क्योंकि ऐसा करोगे तो यार तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, बहुत गंदी वाली पनिशमेंट। फिर आ जाती है यहाँ पे शिन और कहती कि क्या तुम्हें कुछ चीज़ के लिए मदद चाहिए। तभी इसके दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक आइडिया आता है क्योंकि वो जानता था कि शिन एकदम जुगाड़ू लड़की है और वो इसे कुछ ना कुछ आइडिया ज़रूर दे सकती है। तो वो कहता है कि तुम मुझसे ये मत पूछना कि कौन मुझे इतना ज़्यादा पैसा खर्चा करने के लिए मजबूर कर रहा है, तो तुम बस मुझे ये बताओ कि अगर मुझे अपने एम्प्लॉयज़ को और बेनिफिट पहुंचाना हो, मुझे और पैसे उड़ाने हो लीगली, तो मैं क्या करूं। तो यहाँ पे वो से एक सुझाव देती है कि आप उन्हें गिफ्ट वाउचर्स दे सकते हैं या फिर कुछ पेड भी दे सकते हैं, या किसी दिन खाना खिलाने ले गए, किसी दिन शॉपिंग कराने ले गए, ऐसे ऐसे करिएगा तो ये लीगल के अंदर हो जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है ये सुन के कि हाँ यार ये सब तो सही बात है और सिस्टम भी इसके लिए मुझे मना नहीं किया है अभी तक। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये तो सो गया था लेकिन सुबह उसने सारे कागजात रेडी कर दिए थे। अब ये सोचता है कि सिस्टम को मैं गधा बना दूंगा। तो सिस्टम कहता है कि ठीक है, ये सब तो ठीक है, रीजनेबल अमाउंट है। तो ये चला गया था लेके उन सभी को शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कराने के लिए, महंगा महंगा एकदम, और गिफ्ट कार्ड्स भी देने वाला था। सबको काफ़ी खुश होते हैं कि हमारा बॉस तो बहुत ही ज़्यादा दिलदार है, लेकिन यहाँ पे तो पे अपने चक्कर में लगा हुआ रहता है। असल में पे को सिर्फ पैसे उड़ाने रहते हैं और आज बहुत कम वक्त बचा हुआ रहता है, 3-4 घंटा बचा हुआ रहता है, उसी में सारे पैसे उड़ाने। और बताओ भाई 15-20 लाख कैसे उड़ाएगा, सारी एम्प्लॉयज़ को उड़ाना पड़ेगा। और सब लोग बोल रहे होते हैं कि नहीं 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 चाहिए, लेकिन ये उन्हें किसी भी तरीके से कन्विंस कर रहा होता और कहता है कि ये ले लो, ये देखो कितना अच्छा लैपटॉप है, ये देखो कितना अच्छा मोबाइल है। वो कहता है कि नहीं नहीं यार मुझे नहीं चाहिए, इसका नाम मे रहता है, लेकिन ये इसे कन्विंस कर लेता है। और फिर बारी आती है आगे जाने की। तो ये तो भाई पूरा गेमिंग इक्विपमेंट्स ही खरीद चुका था और यहाँ पे लिन ने कुछ भी नहीं खरीदा हुआ रहता है। लिन को कुछ खरीदने का मन नहीं रहता है और यहाँ पे यंग कह रहा होता है मुझे फ़ोन के कवर्स खरीदने, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि फ़ोन ना बदलूँ, कवर बदलूँगा तो लोग को लगेगा नया फ़ोन है। तो भाई पूरा एकदम फ़ोन का कवर ही उतार के दे देता है और सब बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव रहते हैं। लेकिन अभी भाई 15-20 लाख रुपए कैसे उड़ाएगा, इतना काफ़ी नहीं ना रहता है, इतना में से तो नहीं पूरने वाला है। और यहाँ लिन सोच रही होती कि यार हमारा बॉस कितना ज़्यादा बढ़िया है, अभी भी कुछ पैसे बाकी रहते हैं और बहुत ज़्यादा बाकी रहते हैं यार, ऐसा नहीं है कि थोड़ा मोड़ा बाकी रहता है। तो इसे पैसे उड़ाने रहते हैं। तो ये जाता है घड़ी वाले दुकान में, लेकिन ये 40,000 से ऊपर की घड़ी नहीं ले सकता था, तो निकल जाता है कि कोई फ़ायदा नहीं है। और फिर सोचता है कि यार मुझे क्या करना चाहिए, और फिर बहुत सारी चीज़ें खरीदता है यहाँ पे, बहुत सारी।
और लास्ट में कुछ ही समय बचा हुआ रहता है और थोड़ा सा ही पैसा भी बचा हुआ रहता है। तो अब ये सोचता है कि मैं परफ्यूम खरीद लूँ क्या, लेकिन सिस्टम कहता है कि परफ्यूम का बिजनेस से कुछ भी लेना देना नहीं है, तो तुम ये नहीं खरीद सकते हो। तो फिर ये दिमाग लड़ाने लगता है। असल में लिन ने अभी तक कुछ भी नहीं खरीदा था, तो लिन को तो वो दे ही सकता था। तो फिर वो जाता है, तुरंत ही लिन को वो परफ्यूम दे देता है, और ये परफ्यूम भाई बहुत ही ज़्यादा महंगा परफ्यूम रहता है, तुम लोग समझ नहीं सकते हो। और मैं बता दूं कि लिन बहुत ज़्यादा पहले से ही अमीर रहती है। और फिर यहाँ पे इसका कोटा पूरा हो चुका था, मतलब भाई 15-20 लाख रुपए इसने उड़ा दिए रहते हैं एकदम टाइम में। और अब इसका बोनस जो भी कन्वर्जन रेट है उसके हिसाब से इसे 20,000 रुपये मिलेंगे। सोचो, जहाँ का सैलरी 4,000 बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ 20,000 रुपये कितने ज़्यादा होंगे, वैसा वाला सीन है। तो अब यहाँ पे ये काफ़ी खुश होता है और सोचता है कि मुझे और भी कुछ गिफ्ट देना चाहिए। और लिन तो भाई लग रहा होता है कि इसके प्यार में अब पागल होने वाली थी, क्योंकि वो उसे काफ़ी अच्छा बंदा समझ रही थी। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है, वो इंट्रोड्यूस करता है एक नया सिस्टम, और वो सिस्टम ये है कि ये हमारे टॉप एम्प्लॉयज़ है तो हम लोग इन्हें गिफ्ट देंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, टॉप एम्प्लॉयज़ एलिमिनेशन भी होने वाला है, क्योंकि इन एम्प्लॉयज़ की वजह से ही तो ये ग्रुप काफ़ी आगे बढ़ा है। तो ये निकाल देता है, फोरेस को निकाल देता है और शू को भी निकाल देता है। फोरेस को कहता है कि तुम्हारे एक नई कंपनी खोलने वाला हूँ मैं तुम्हारे लिए, तो तुम्हें इसके लिए मैं 1 मिलियन दूंगा, ठीक है, और तुम इससे नई कंपनी खोलना, तुम अब इस कंपनी में नहीं रह सकते हो, ये तुम्हारे लिए मैं बोनस के तौर पे दे रहा हूँ। और शू को कहता है कि तुम्हारे लिए मैंने वेकेशन प्लान किया है, और उसके जगह पे कुछ नए बंदों को हायर किया जाएगा, ऐसा इसलिए ताकि इनकी कंपनी डाउनफॉल में चले। फोरेस काफ़ी ज़्यादा निराश होता है, क्योंकि उसे इस कंपनी को छोड़ के नहीं जाना था, लेकिन वो जानता था कि ये सब उसकी भलाई के लिए है। और यहाँ पे सभी लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहने के लिए आ गए थे। कंपनी से निकाला नहीं गया था, एक तरीके से उसे सम्मान के साथ भेजा जा रहा था, ऐसा मानना रहता है उसका। और वो जानता था कि पे उसकी भलाई के लिए कर रहा है, क्योंकि पे जानता है कि मुझे गेम्स खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मैं कुछ इनोवेटिव करना चाहता हूँ शुरू से ही। तो वो कहती है कि क्या तुम पे से मिलना चाहोगे, तो वो कहता है कि नहीं, मुझे पता है कि वो भी अपने कमरे में दुखी होगा। लेकिन नहीं भाई, ये तो अपने कमरे में नाच रहा होता है, इसने अपने टॉप एम्प्लॉय को निकाल दिया रहता है और अब इसका फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है। तो अब सोचता है कि अब मेरे रास्ते में कोई भी नहीं आएगा। और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि हमारा जो नया गेम है शूटिंग वाला, तो तुम लोग उसे अपडेट कर देना ताकि प्रॉफिट और ज़्यादा हो जाए। लेकिन यहाँ पे ये लोग बताते हैं कि पे ने तो इसका कोई बजट ही नहीं दिया है, मतलब अगर हम लोग उसे अपडेट भी करना चाहें तो वो अपडेट नहीं होने वाला है। तो कहता है कि ये तुम क्या बोल रहे हो, अगर हम लोग अपडेट नहीं करेंगे तो हमें प्रॉफिट कहाँ से होगा, तब तो हम लोग लॉस में चले जाएंगे। लेकिन इनका पूरा भरोसा रहता है कि पे पक्का कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन पे का तो यहाँ पे अपना अलग ही रहता है। इसे याद आ रहा होता है कि सिस्टम ने इससे क्या क्या बोला था, तो ये गेम को अपडेट बिल्कुल नहीं करना चाहता, ये ऐसे ही गेम को रहने देना चाहता था। और कुछ और दिमाग लड़ा रहा होता है कि आखिर अब 90 दिनों में फिर से पैसा आने वाला है, तो कैसे उड़ाऊँ, तो एक नया गेम बनाने वाला था। और ये जो नया गेम है ये बहुत ही ज़्यादा बोरिंग बनाने वाला था, मतलब इतना ज़्यादा बोरिंग बनाएगा कि कोई भी इसे नहीं खेलना पसंद करेगा, कोई भी नहीं, बस डाउनलोड करके ही लोग छोड़ दिया करेंगे। और ये गेम है एक गेम इम्यूलेटर, मतलब इसमें आपको एक गेम टाइकून बनाया जाएगा, जैसे कि हमारा ये स्टोरी चल रहा है बिल्कुल उसी टाइप से पे का रोल दिया जाएगा उस जो भी गेम का मेन कैरेक्टर रहेगा। सो ये पूरी तरीके से डिसीजन वाला गेम है कि आप ये डिसीजन लीजिएगा तो आपकी कंपनी को ये फ़ायदा पहुँचेगा, ये घाटा होने वाला है। और पूरी तरीके से इस स्टोरी पे ही बेस्ड ये लोग गेम बनाने वाले हैं, और जो जैसा चूज़ करेगा वैसा ही स्टोरी लाइन आगे बढ़ता जाएगा। और स्टोरी में बहुत कुछ अलग अलग भी होगा, तो तुम लोग समझ सकते हो गेम काफ़ी बड़ा होने वाला है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। लेकिन ये बंदा गेम को बहुत ही ज़्यादा बोरिंग भी बनाने वाला है, समझे। आगे हम देखते हैं कि यांग से वो कह रहा होता है कि तुम भी चले क्यों नहीं जाते हो अपने घर छुट्टी पे। तो यांग कहता है कि अरे यार, मैं छुट्टी पे कैसे जा सकता हूँ, बाकी सब लोग तो चले गए लेकिन मैं कैसे जा सकता हूँ, मैं तो तुम्हारा पार्टनर हूँ, और वैसे भी मुझे भी तो तुम्हारे साथ रह के यहाँ पे काम करना है। तो बोलता है कि देखो, हम लोग स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट का ऐसा कुछ भी नहीं होता है, काम करने का मन है करो, नहीं करने का मन है मत करो, चले जाओ। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है मी को। तो मैं यहाँ पे अच्छे से डबिंग नहीं कर पा रहा होता है, क्योंकि गेम के कैरेक्टर्स के वॉइस के लिए डबिंग भी तो चाहिए रहती है, तो ये डबिंग अच्छे से नहीं कर पा रहा होता है। तो लिन इसे आके बता रही होती है कि देखो डबिंग किस तरीके से किया जाता है, और वो इसे बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाती है, लिटरली बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाती है। और दोनों मिल के यहाँ पे डबिंग कर रहे होते हैं, मतलब इनका डबिंग देखने में इतना ज़्यादा हंसी आया ना कि मैं तुम लोग को क्या बोलूँ। पहले तो दोनों बहुत गड़बड़ करते हैं, लेकिन फिर बाद में सही भी कर रहे होते हैं। और जो बंदा रिकॉर्डिंग कर रहा होता है वो कहता भी है कि अगर डायलॉग्स स्क्रिप्ट के मुताबिक नहीं हुए तो बोलती कि कुछ नहीं होने वाला है, तब गेम हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और वैसे भी भाई ये लोग पे को अपना भगवान बना चुके थे। आर्या में दिखाया जाता है कि पे देख के हैरान था कि अरे ये क्या, ये शू यहाँ पे क्या कर रहा है, मतलब मैंने इसे छुट्टी पे भेजा था, ये छुट्टी से वापस आ गया, ऐसे तो बहुत खुश दिख रहा था इंटरनेट पे, जो कि सभी लोगों की सच्चाई होती है, लेकिन देखो असल ज़िंदगी में कितना ज़्यादा दुखी है। तो शू बताता है कि मैंने अपना काम नहीं किया, मतलब मैं काम नहीं करता हूँ तो मैं बोर हो जाता हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे काफ़ी बोरिंग लग रहा है, और देखो मेरी हालत ऐसी हो गई है, मुझे काम करने तो मैं ठीक हो जाऊँगा। और हाँ भाई, जैसे ही बंदा माउस को टच करता है अंदर का सुपर सीन जाग गया था और ये पूरी तरीके से ठीक भी हो गया था, यहाँ पे काम करने के लिए रेडी था। और फिर मैं भी आता है इसकी मदद करने के लिए और कहता है कि मैं सब संभाल लूँगा। इसे पिछले रात का याद आ रहा होता है जहाँ पे 4 से इसकी मुलाकात हुई थी, और वो चाहता था कि गेम बहुत आगे जाए, कंपनी बहुत ही ज़्यादा आगे जाए।
और शू भी इसी चीज़ को चाहता है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है यहाँ पे कंपनी को आगे बढ़ाने की। और सभी लोग यहाँ पे मेहनत कर रहे होते हैं और सब लोग कह रहे होते हैं तुम लोग गेम को अपडेट क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि इनके पास तो अपडेट का पैसा रहता नहीं है। तो लोगों में एक अलग ही चुल मच गई रहती है कि हम लोग गेम को 10,000 डोनेट करेंगे। एक पिटीशन फाइल हुआ रहता है कि गेम को अपडेट कर दो। अगर कंपनी के पास पैसा नहीं है, कंपनी अपना फ़ायदा नहीं ले रही है, तो हम लोग पैसा दे रहे हैं। और ये बात जब पे को पता लगती है तो वो बहाना बनाने लगता है, कहता है कि ना ये सब कुछ भी नहीं होने वाला है, ये सब छोड़ो। लेकिन अब उसे पता लगता है कि यहाँ पे तो बहुत सारे लोगों ने, लाखों में तादाद में लोगों ने पैसे जुटाना इकट्ठा कर दिए रहते हैं। तो अब यहाँ पे ये सोचता है कि धक तरीके अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, मतलब गेम ना भी अपडेट करूँ तो धीरे धीरे हो। बहुत दिनों के बाद रुआन आया था और वो पे को ढूंढ रहा होता है, और वो जब रिसेप्शनिस्ट से पूछता है तो वो तो कहती है कि हमारे सर तो अभी बिजी हैं, लेकिन वो लोग इसे देख के कहती है अरे भाई कितना हैंडसम है। तब तक वहाँ पे शीन आ जाती है और शीन उसे पहचान लेती है, क्योंकि पहले भी उसने रुआन के बारे में नाम सुना हुआ था और वो डिज़ाइन लेके आया था। असल में पे ने इससे डिज़ाइन नहीं मांगा था, ये अपनी तरफ से फ्री में डिज़ाइन लेके आया था उसके नए गेम के लिए, वही जो FPS वाला गेम रहता है उसी के लिए। तो वो कहती है कि तुम बॉस से मिल क्यों नहीं लेते हो। तो कहता है कि अच्छा ठीक है चलो चलते हैं, लेकिन बॉस तो अभी काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं और वैसे भी ये थोड़ा इंट्रोवर्ट है ना, तो भाई लोगों से मिलने जुलने में ऐसा इसका कुछ अच्छा हाथ नहीं रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा अजीब इसे लग रहा होता है। लेकिन यहाँ पे शिन से बड़े आराम से बात कर रहा होता है, प्यारे तरीके से। उसके बाद हम देखते हैं कि वो पे से मिलता है और फिर पे उससे देख के हैरान हो जाता है और फिर थोड़ी देर के बाद बोलता है कि थोड़ी देर के बाद आना, और यहाँ पे ये सारी बातें बताता है। उतनी देर में हम देखते हैं कि मे वहाँ पे आ गया था और कहता है कि सर हमारा जो न्यू गेम होने वाला है उसमें मतलब क्या क्या होगा, बताइए क्या स्क्रिप्ट, क्या क्या डिस्क्रिप्शन रहेगा। तो वो कहता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है मैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम ये चीज़ जाओ और उस गेमर को दो जिसने मेरे गेम के बारे में बदनामी किया था। और ये सारी बातें अब रुआन को भी वो बता रहा होता है कि बिज़नेस मॉडल हमारा ऐसा होने वाला है। और फिर यहाँ पे रुआन उसे बहुत शुक्रिया कहता है कि जब मैं तुमसे मिला था तो मुझे नहीं लगा था कि तुम ऐसे होगे, लेकिन तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो यार। मुझे पता है तुम गेमिंग इंडस्ट्री को बदल के रख दोगे, लेकिन ये तो भाई पैसे डुबाने के चक्कर में रहता है, पैसे कमाने के चक्कर में नहीं। और अब यहाँ पे ये लोग स्क्रिप्ट पढ़ रहे होते हैं, तो स्क्रिप्ट को अप्रैल फूल डे के दिन निकालने वाले थे ये लोग, और समझ नहीं आ रहा था कि यार हमारा ये ऐड देख के तो लोग पागल हो जाएंगे, लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा भर जाएगा, आखिर ऐसा बॉस कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये इस यूट्यूबर को देने वाले थे जो किसी बैड गेम का रिव्यूज़ करता है। और ये भी ढूंढ रहा होता है कि यार बैड गेम कहाँ है। आपको याद है ना पे का सबसे पहला गेम के बारे में बुराई इसे नहीं किया था, तब तक इसे नोटिफिकेशन आता है, वो लोग इसे 10,000 रुपये देने को रेडी होते हैं, और ये तो 3500 में ही मानने वाला था, लेकिन वो लोग 10,000 देते हैं। लेकिन यहाँ पे कहता है कि मैं स्क्रिप्ट पढ़ना चाहूँगा, स्क्रिप्ट पढ़ के इसे समझ में आता है कि अरे धक तरीके ये क्या, मतलब क्या ही गेम इसने बनाया है, ये चेंज करूँगा मैं स्क्रिप्ट में। थोड़ी बहुत चेंजेस करने के बाद भी स्क्रिप्ट सही नहीं लग रहा होता इसे, और कहता है कि मैं अपनी डिग्निटी को नहीं छोड़ सकता हूँ। लेकिन वो लोग कहते हैं कि 50,000, और 50,000 में बंदा यहाँ पे बिक चुका रहता है, क्योंकि ये जानता था कि लोग इसे क्रिटिसाइज़ करेंगे अगर इसने इस गेम का एडवर्टाइजमेंट किया तो, क्योंकि ये गेम पता नहीं क्या ही फालतू सा गेम है, इसका स्क्रिप्ट भी इतना ज़्यादा बेकार है, लोग मुझे हेट करेंगे। लेकिन फिर इसे याद आता है कि ज़रा एक सेकेंड रुकना, ये तो वही कंपनी है जिसका सबसे पहला गेम के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा बुराई किया था और फिर वो अचानक से वायरल हो गया था, तो इसका मतलब वो पे मेरे से बदला लेना चाहता है और वो मुझे नहीं छोड़ेगा, वो मुझे बर्बाद करके रहेगा। लेकिन मैंने 50,000 रुपये तो ले लिए हैं, और यहाँ पे इनका भी काम चल रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा चल रहा होता है। लिन को सबसे ज़्यादा भरोसा होता है पे के ऊपर में कि भाई वो काम करके दिखाएगा। फोर आइज को भी रहता है, शू को भी रहता है, मगर लिन को सबसे ज़्यादा भरोसा रहता है। और ये लोग जानते थे कि पे पक्का कुछ सोच ही रहा होगा, लेकिन पे तो कंपनी डुबाने के चक्कर में रहता है, और ये लोग सोच रहे थे कि भाई पे अपने कंपनी को एकदम आसमान में ले जाएगा, एकदम रॉकेट की तरह स्पीड में। तो फाइनली अप्रैल फूल डे आ चुका था, और फिर हमारा प्यारा सा यूट्यूबर यहाँ पे वीडियो बना देता है अप्रैल फूल डे के लिए। और गेम का भाई जो एडवर्टाइजमेंट रहता है ना, इतना गंदा साड़ेला सा रहता है ना कि लोग ही उसके ऊपर गुस्सा करने लगते हैं, और मीडिया भी गुस्सा करने लगती है कि ये क्या एडवर्टाइजमेंट है। सबको पता चल गया था, लेकिन पे तो ताली मार रहा होता है कि क्या एडवर्टाइजमेंट बनाया है मैंने, वाह। और सबको एकदम क्रिटिक्स की तरफ से बहुत ही बुरा रिपोर्ट मिल रहा होता है, सब लोग इनके गेम के ऊपर थूक रहे होते हैं, लेकिन ये तो खुश होता है कि चलो पैसे बर्बाद हो जाएंगे, और उसका रिपुटेशन भी ख़राब हो गया रहता है भाई उस बंदे का। लेकिन पे यहाँ पे बहुत खुश रहता है कि चलो चलो बढ़िया है, अब मुझे बस इंतज़ार करना है कि पैसे जल्दी जल्दी ख़त्म हो। सबका मोरल एकदम डाउन हो गया था, मगर लिन नहीं चाहती थी। लिन कहती कि मैं ज़रूर कुछ ना कुछ करूँगी, और यहाँ पे ये चेकमेट करता है। पे ने तो सभी लोग को छुट्टी दे दी थी, वो चाहता था कि सभी लोग जाए मज़े करें, मगर कोई भी यहाँ से जाना नहीं चाहता था। वैसे भी इनका मार्केटिंग इतना गंदा हुआ, और मैं यहाँ पे अपने आप को जिम्मेवार ठहरा रहा होता है कि यार मेरी वजह से ये सब हुआ है। मगर शीन और बाकी सब लोग कहते हैं कि अरे यार इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तुमने कुछ भी नहीं किया है, यहाँ पे हम सबकी बदौलत ही यहाँ पे ये सब चीज़ हुआ है। और फिर हमें एक रिपोर्टर को दिखाया जाता है जो इन सब पे इंटरव्यू लेती है, मगर वो ना भाई इतना गंदा एडिट करती है ना कि सब लोग को ऐसा दिखा रही होती है कि पे एक दुश्मन है। और जब ये बात लिन को पता चलती है तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगती है, और हमें पता लगता है कि इस एडिटर को पैसे मिस्टर बॉस ने दिए थे, क्योंकि वो पे का जो रेपुटेशन है वो पूरे मार्केट में गिराना चाहते थे, इसलिए इसने वीडियो को एडिट किया था। और लिन अब गुस्से में वहाँ पे आ गई थी,
उस एडिटर के पास में, और वो एडिटर भी काफ़ी गुस्से में रहती है, कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत यहाँ कैसे चली है। लेकिन उसका बॉस आके कहता है कि अरे ये उस ग्रुप से है, ये तुम इससे पंगा मत लेना, अगर हमने इससे पंगा लिया तो समझ रहे हो इसका ग्रुप आ जाएगा। शायद ये कोई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रुप से बिलोंग करती है, इसलिए ये लोग चुपचाप से इसकी बात मान लेते हैं कि वापस से जो ओरिजिनल वीडियो है इंटरव्यू लो और सब चीज़ बिल्कुल सही बोलो, क्योंकि पे का रेपुटेशन का सवाल रहता है। और फिर यहाँ पे ये उसका इंटरव्यू लेने के लिए आई थी, तो सिर्फ 3 क्वेश्चंस, और फिर वो क्वेश्चन पूछ रही होती है, ये बता रहा होता है, हालांकि पूरा अच्छा से नहीं बताता है। फिर वो पूछती है कि आपका मतलब क्या मकसद है इस गेमिंग इंडस्ट्री में। तो कहता है कि मेरा मकसद तो भाई बस एक ही है, और वो है पैसे उड़ाना इस गेमिंग इंडस्ट्री में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पैसे उड़ाऊँ। बहुत ज़्यादा अमीर हूँ मैं, इतना ज़्यादा अमीर हूँ कि क्या ही बताऊँ तुम लोगों को। लेकिन यहाँ पे इसे तो भाई बुरा बुरा सपना आ रहा होता है, लोग इसके बारे में बुराई कर रहे होते हैं, जितना व्यूज़ इसने कमाया था सब गिर रहा होता है, कमेंट्स भी देख रहा होता है, बहुत बुरा बुरा आ रहा होता है। तो सोचता है कि चलो इस गेम को एक बार खेल के देख ही लेता हूँ, बस 30 रुपया तो लगेगा इस गेम को खेलने में। और फिर भाई वो गेम को खेल के देखता है, तो गेम में कुछ ऐसा रहता है कि आपको इतनी जल्दी सक्सेस नहीं मिलेगी, आपको एक बहुत बड़ा कंपनी बिल्ड करना है, गेमिंग कंपनी, लेकिन उसके लिए आपको पैसे चाहिए, तो शुरू से शुरू करना पड़ेगा। यहाँ पे आइडियाज़ के बदौलत कि कौन सा स्टेप आप लेंगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तभी से अपने दिन याद आते हैं कि जब ये यूट्यूबर बना था। वैसे मैं तुम लोग को अपनी कहानी बता देता हूँ कि जब मैं बना था, और इसका भी कहानी सेम रहता है कि जब हम लोग बने थे तब लोग कहते थे कि अरे यार ये सब क्या कर रहे हो, ये सब फालतू है। क्योंकि तुम लोगों को नहीं पता होगा, मेरा 2 चैनल और है जिसमें 1.5 लाख और 70,000 एक में सब्सक्राइबर है आसपास में। तो बाद में मेरा भी व्यूज़ बढ़ने लगा, लेकिन इसमें और मुझ में फ़र्क ये है कि मैंने आज तक कभी किसी को बताया नहीं था कि मेरा यूट्यूब चैनल है, और ना मैं कभी बताने वाला हूँ किसी को, लेकिन इसने बताया था और आज इससे सक्सेस मिल चुकी है। और मेरा देखो क्या हाल है। और जो बे रहता है उसके बारे में इंटरव्यू आ जाता है बहुत ही बढ़िया, और फिर बाद में ये भी पता लगता है कि गेम एकदम से वायरल हो चुका है पूरी तरीके से, और ओरिजिनल इंटरव्यू अब आता है मार्केट में, और सब लोग काफ़ी खुश होते हैं इस इंटरव्यू को देखने के बाद। और मैं भी एकदम दौड़ते हुए आ रहा होता है अपने बॉस के पास में कि सर पता है आपको क्या हुआ है, हमारा जो गेम है वो एकदम फेमस हो गया है। क्योंकि सभी लोग पे की इतनी तारीफ़ कर रहे होते हैं कि उसने भाई अपने खर्चों पर, मतलब उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कितना लॉस हो जाए। यहाँ पे गेम वायरल हिट इसलिए हो गया था क्योंकि इस यूट्यूबर ने गेम का बड़ाई कर दिया रहता है और बताता है कि गेम कैसे एक रियल लाइफ पे बेस्ड होता है। ये जो गेम है ये बहुत ही ज़्यादा रियल लाइफ पे बेस्ड है, और अगर आप इसे खेलेगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसका अंदर का इमोशंस बहुत ज़्यादा, और पे को समझ में नहीं आ रहा होता है कि यार लोग इसे इतना पसंद क्यों कर रहे हैं, मुझे बर्बाद होना था, ये मुझे आबाद क्यों कर रहा है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये पूरा एकदम मस्त बताते जा रहा होता है गेम के बारे में। वैसे गेम इसने सही में बहुत अच्छा बनाया था, मैं भी तुमसे बोलूँ तो मेरा भी कुछ यही कहानी था। लेकिन देखो मेरा चैनल कितना बार डाउन चला गया। तुम लोग क्या कर रहे हो भाई, सब्सक्राइब करो। और फिर दिखाया जाता है कि पूरा एकदम वायरल सेंसेशन हिट हो चुका रहता है पूरी तरीके से। अब ये उदासी से जा रहा होता है, मेरे पैसे खर्च हो गए, तब तक अचानक से हमें दिखाया जाता है कॉल आता है इसे बॉस का, और बॉस का कॉल आता है तो बॉस इससे कहता है कि क्या वो इंटरव्यू में तुमने अपना मुंह क्यों छुपाया था, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे बच जाओगे क्या। पे कहता लगता है कोई तो बंदा है जो मुझे नीचे गिराने के चक्कर में है। तो बॉस कहता है हाँ वो मैं ही हूँ, और देखना मैं तुम्हारी रेपुटेशन की धज्जियाँ उड़ा के रख दूंगा पूरे मार्केट में, कोई भी तुम्हें नहीं पूछेगा। तब सोचता है कि अच्छा बात है, कोई गेम भी नहीं खरीदेगा। लेकिन अचानक से जो सिस्टम होता है वो उसे एक स्पेशल मिशन देता है, और ये मिशन इसे करना पड़ेगा। सो बस दोस्तों इसी के साथ ये सीरीज यहीं पे खत्म होती है। बताना तुम लोग को वीडियो कैसा लगा। जब इसका सीजन 2 आएगा तो मैं उसे जल्दी लेके आ जाऊंगा। और हाँ, इसके पहले वाले वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर उन्हें भी ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और हाइप करना तुम लोग बिल्कुल मत भूलना। तुम लोग भूल जाते हो हाइप करना, और जितना हो सके अपने भाई को सपोर्ट करो, बहुत बड़ा यूट्यूबर बना दो। वैसे मुझे पता है कि तुम लोग बना सकते हो, तुम लोग बस लाइक नहीं करते हो। जल्दी करो यार, 10K करवा दो। कितना इंतज़ार मुझसे करवाओगे। देखो इस साल के एंड तक कम से कम हो जाते 20-30K तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता मेरे लिए भी, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से वीडियोस डाल रहा हूँ तुम लोगों के लिए। बताओ दुर्गा पूजा था, छुट्टी भी नहीं दिया मैंने, तुम लोग के लिए ही बैठ के वीडियोस बना रहा था। एक तो ऐसे ही ये वीडियो इतना ज़्यादा लंबा हो गया है। ठीक है, तो तुम लोग को जो करना है तुम लोग कर देना, लेकिन सब्सक्राइब पक्का कर देना।